आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चार साल पहले वो 2 नवंबर 2018 की रात थी। महाराष्ट्र के यवतमाल में एक शेरनी पर गोली चली। निशाना इतना सटीक था कि उसकी जान जाने में देर नहीं लगी। कुछ ही घंटे गुजरे थे, पूरे देश तक खबर फैल गई। लोगों में गुस्सा था, वो इसे कोल्ड ब्लडेड मर्डर कह रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो शेरनी के मरने पर खुश थे। उनका कहना था कि 2.5 साल में 13 लोगों को मार डालने वाली शेरनी के साथ जो हुआ ठीक हुआ। असल में मौत से पहले ही अवनी नाम की शेरनी, जिसे वन विभाग ने नाम दिया था T1, पूरे देश में चर्चित हो गई थी। एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स उसे बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर राष्ट्रपति तक के पास गए थे। जब उसे पकड़ा नहीं जा सका तो वन विभाग ने जिन शिकारियों को मदद के लिए बुलाया था, उन्होंने उसे मार गिराया। इसके बाद वन विभाग और गोली चलाने वाले अचानक सवालों के घेरे में आ गए। लेकिन बात इतनी भर नहीं है। अक्सर जानवरों और इंसानों के बीच ऐसे टकराव होते रहते हैं और इनका दुखद अंत जानवर की मौत से होता है। आज के पढ़ाकू नितिन में हम बैठकी कर रहे हैं उन्हीं 2 शिकारियों से जिन्होंने अवनी पर गोली चलाई थी। नवाब शफत अली खान और उनके बेटे असगर अली खान दोनों खुद को कंजर्वेशनिस्ट कहते हैं और उनके पास ये कहने के अपने तर्क हैं। दोनों से पूछेंगे अवनी को मारने का किस्सा क्या है। क्या बेकाबू जानवर को मारना ही उनसे निजात पाने का इकलौता तरीका है? क्यों नवाब शफत अली खान मानते हैं कि शिकार अच्छी चीज है? क्यों शेर इंसानों पर हमला करते हैं? और इंसानों जानवरों का ये कॉन्फ्लिक्ट आखिर सॉल्व कैसे होगा? मैं हूं नितिन ठाकुर और ये है पढ़ाकू नितिन। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, I'm going to make him an offer he can't refuse. सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, मगर मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। नमस्कार नवाब साहब। नमस्कार असगर साहब, कैसे हैं? नमस्कार। सब नमस्कार जी, सब ठीक है। आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। अच्छा, आप नवाब साहब जुड़े हैं हमारे साथ बिहार से और असगर जी हैं हैदराबाद में और इस वक्त मैं दिल्ली में बैठा हूं। और क्योंकि हम पॉडकास्ट में बात कर रहे हैं और हम 3 आवाजें होंगी तो मैं नाम लेकर बुलाता रहूंगा ताकि जो हमारे दोस्त सुनने वाले हैं उन्हें मालूम रहे कि बोल कौन रहा है, जवाब कौन दे रहा है। तो एक तो बात यही है कि फिलहाल नई किताब आई है और बढ़िया लिखी किताब है और मैंने जब उसे पढ़ा तो लगा कि वाकई जो इंसान के और जंगल के या जानवरों के कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कितने गंभीर हैं और अक्सर हम उन्हें केवल अखबारों की सुर्खियों या न्यूज की हेडलाइन से ही समझने की कोशिश करते हैं। कोशिश होनी चाहिए थी कि आप जैसे लोग जो तजुर्बेकार हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, और असगर जैसे लोग जो युवा हैं और अब आए हैं इस पेशे में, जिसके बारे में पूछूंगा कि क्या पेशा है, इसे आप अपने आप को क्या कहलाना पसंद करते हैं। तो आप दोनों का बहुत स्वागत है। बहुत बढ़िया लिखी किताब है, सबसे पहले तो बधाई। थैंक यू। तो नवाब साहब, मैं ये पूछ रहा था, पहला सवाल मेरा आपसे यही है और फिर मैं असगर पर आऊंगा कि आप अपने पेशे को क्या कहलाना पसंद करते हैं? आम भाषा में तो हम यही कहते हैं कि आप तो शिकारी हैं। क्या कहा जाए, आपको शिकारी हैं? देखिए, शिकार से जुड़े हुए हैं, मगर मैं अपने आप को शिकारी नहीं बोलता। मैं अपने आप को एक कॉन्जर्वेशनिस्ट कहता हूँ, क्योंकि हम जंगल और जानवरों की असल और बुनियादी सुरक्षा करते हैं। तो मैं अपने आप को शिकारी नहीं कहता हूँ, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जो हम सॉल्व कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, उस वजह से हम एक कॉन्जर्वेशनिस्ट का रोल अदा करते हैं। आपको यहाँ पे एक मैं मिसाल देते चलूं कि जिम कॉर्बेट मशहूर एक शिकारी हुआ करते थे और उन्होंने कई शेर मारे। ना वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, ना वो एनजीओ थे, ना वेटनरी डॉक्टर थे। सही बात। मगर उनके काम को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तान का जो सबसे बेहतरीन नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क, वो उनके नाम के ऊपर उसको रखे हैं। तो ये
एक कॉन्जर्वेशनिस्ट का बहुत गहरा ताल्लुक हम लोगों के काम से जुड़ा हुआ है। तो शिकारी कहना आप लोग पसंद नहीं करते, आप लोग संरक्षण कर रहे हैं, किसका? देखिए, आज के जमाने में शिकारी जो है वो रहे नहीं है, क्योंकि शिकारी नहीं रहा है। शिकारी उस वक्त हो सकता जबकि हमारे कानून में शिकार करने की गुंजाइश हो। सही। आज हिंदुस्तान का जो कानून है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें शिकार अलाउड नहीं है जब तक कि वैसे हालात ना हो जाएं। सेक्शन 11 जो है इस कानून का, वो ये कहता है कि अगर कोई जानवर इंसान की जान के लिए खतरनाक हो जाए या खेती के लिए क्षति करे, तो उसको चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन एक स्पेशल ऑर्डर दे के उसको मार सकते हैं। अच्छा। मगर जनरल कानून नहीं है। जैसा ये एक्ट 72 में आने के पहले हंटिंग लाइसेंसेस इशू होते थे, ब्लॉक्स इशू होते थे, जहां पे आप पैसे देके एक ब्लॉक लेते थे, वहां चीतल, सांबर, गौर, शेर ये सब मारते थे। वो खत्म हो गया है 72 के बाद से। अच्छा। तो आज ये एक स्पेसिफिक और एक स्पेशलाइज्ड काम है, जो बहुत कम लोग रह गए हैं हिंदुस्तान में जो आज ये काम कर सकते हैं, जिसमें से मैं और असगर हैं। आप और असगर उसमें से एक हैं। मैंने आपके कई इंटरव्यूज पढ़े, देखे, सुने, और ये पाया, आपने ही बताया कि आपने खूब जानवर मारे। इनफैक्ट जब शिकार लीगल था तब भी मारे। तो मैं ये जानने का बड़ा उत्सुक था, मैं चाहता था आपसे पूछूं कि तब आप जानवरों को क्यों मार रहे थे? अभी तो फिर भी इसलिए मारते हैं, जैसा आपने बताया, वो कानून है और उसमें मार सकते हैं यदि वो इंसान के लिए खतरनाक हो जाए। देखिए, शिकार आज भी दुनिया तमाम में हो रहा है, सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा है। शिकार एक ऐसी चीज है जिससे जानवरों को कंट्रोल किया जाता है। जानवरों की जो तादाद बढ़ते जाती है, उसको कंट्रोल करने का एक तरीका शिकार है। और दुनिया तमाम में होता ये है कि शिकार से जो पैसा आता है, हंटिंग लाइसेंसेस बेचने का, वो पैसा लोकल कम्युनिटीज में बट जाता है। तो जब शिकार जब तक होता था, तो ये जो आजकल की समस्या हो गई है, टाइगर बाहर निकल रहे हैं। आज 35% टाइगर इंडिया में रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर है। जब शिकार खुलना था तो ये नहीं होता था। आज लाखों नीलगाय, ब्लू बुल खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, ये उस जमाने में नहीं होता था। तो शिकार आज भी अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, रशिया में, चाइना में, पाकिस्तान में, ईरान में, हर जगह पे कंट्रोल्ड हंटिंग होती है, जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये डिटरमिन करता है कि एक एरिया में, एक डिस्ट्रिक्ट में कितने जानवर रह सकते हैं। आज टेक्सास में आप लीजिए, वहां डिसाइड करते हैं कि कितने व्हाइट टेल डियर वहां रह सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। और उससे जो बढ़ के, मिसाल के तौर पे, अगर 50,000 रह सकते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में और 60,000 है वहां पे, तो हर साल 10,000 व्हाइट टेल डियर का अमेरिका में उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लाइसेंस वो बेचते हैं और एनकरेज करते हैं लोगों को कि वो जाएं और शिकार करें। तो उससे वो कंट्रोल, जो 10 स्क्वायर किलोमीटर में 2 हिरन रहने का जो रेशियो है, वो रेशियो बरकरार रहता है। जानवरों का पॉपुलेशन भी हेल्थी पॉपुलेशन रहता है और उसके साथ साथ किसान भी खुश रहते हैं। तो ये एक बैलेंस करके चलने का नाम शिकार है। रिस्पॉन्सिबल हंटिंग आज सारी दुनिया में हो रही है, सिवाय हिंदुस्तान की। तो इसका नतीजा ये हो रहा है कि जो जानवर बढ़ गए हैं, सख्त कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आज बिहार, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश में नील गायों की इतनी आतंक हो गई है, अगर मैं वो लफ्ज आतंक का इस्तेमाल करूं, कि लोग खेती करना छोड़ दिए। ये जानवर फॉरेस्ट में नहीं है, ये जानवर लोगों के खेतों में है। बिहार में सिर्फ 6% फॉरेस्ट है और उस 6% के फॉरेस्ट में अगर 2 लाख नीलगाय यहाँ पे एग्रीकल्चरल लैंड्स में हैं, तो वो क्यों है वहां पे? लोग रो रहे हैं
खेती करना छोड़ दिए हैं, भुखमरी का हाल है। और ये जानवरों का फायदा लोकल कम्युनिटीज को क्या हो रहा है? अगर यहाँ पे आज शिकार खुल जाए और अगर हम $2000 लेके एक नीलगाय को मारने की इजाजत दें, तो हमारे पास 10,000 अमेरिकन कल आएंगे, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, वो जानवरों को मारेंगे और वो पैसा उन लोगों में बटेगा जिसके खेत खत्म हो रहे हैं। तो वो लोग खुद उस जानवर के जो आज दुश्मन है, जो जहर डाल के मार रहे हैं, जो करंट लगा के मार रहे हैं, वो लोग भी उन जानवरों को बचाएंगे। तो ये विन विन सिचुएशन का नाम शिकार है। मगर क्योंकि हिंदुस्तान के कानून से शिकार ममनू है, अलाउड नहीं है, हम शिकार और शिकारी की बात अवॉइड करते हैं, नहीं करते। तो उस जमाने में जब मेरा बचपना था तो जंगल थे बहुत, इंसानों की आबादी उतनी नहीं थी जितनी आज हिंदुस्तान की 130 करोड़ है, उतनी नहीं थी, और जानवरों के लिए जगह काफी थी। और शिकार करने का उस जमाने में 72 के पहले की बात बोल रहा हूं मैं, सख्त कानून हुआ करते थे। आप सिर्फ नर को मार सकते थे जिसके सिंग चीतल के 28 इंच से बड़े हो, मादी को नहीं मार सकते थे। दिन में मारना, रात में मारना अलाउड नहीं था, ब्रीडिंग सीजन में शिकार नहीं होता था। तो ये अंग्रेजों ने जो 150 साल हमारे पे हुकूमत की, ये बड़े जबरदस्त स्पोर्ट्समैन थे। इन लोगों को जंगल के बारे में आजकल के फॉरेस्ट ऑफिसर से बहुत ज्यादा मालूमात था, क्योंकि ये खुद शिकारी हुआ करते थे, स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे। तो इन्होंने ये कानून बनाए और उस पर अमल सख्ती से हुआ। उसका नतीजा ये था कि जब हमारा मुल्क आजाद हुआ 1947 में, हमारे पास 20,000 शेर थे। आपने आजादी के बाद 72 तक उनको खत्म करके 1200 पे ला लिए। तो शिकार करने से जानवर कम नहीं होते हैं। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि शिकार से जानवर कम होते हैं। शिकार से बैलेंस होती है हर चीज। अच्छा, ये आपका कहना है कि शिकार से जानवर कम नहीं होते, लेकिन फिर ये जो एक समझ है, और मैं अब असगर के पास जाऊंगा इस सवाल के जवाब के बाद आपके, ये जो आपने कहा कि कम नहीं होते, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कम होते हैं, और शायद सरकारों का भी मानना है कि कम होते हैं तभी ये कानून आए। तो क्या ये समझ नहीं है सरकारों को या उन लोगों को, जो आपकी समझ है, जो आपके पास है, कि भाई शिकार से कम नहीं होते तो होने दिया जाए शिकार? आप मेरे से पूछ रहे हैं या असगर से? नहीं, अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेरे से पूछ रहे हैं, सॉरी। देखिए, ऐसा है कि जानवर कम नहीं होते हैं शिकार से, क्योंकि जैसा मैंने आपसे अर्ज किया कि सिर्फ नर को मारते हैं। नरों को मारने से ब्रीडिंग कंट्रोल होती है, मादियों को मारने से नस्ल खत्म हो जाती है। तो ये नहीं हुआ। और 150 साल शिकार खुला रहने के बाद हिंदुस्तान में कौन सा जानवर एक्सटिंक्ट हुआ? यहाँ कुछ नहीं हुआ। अगर यही होता तो आज अफ्रीका में शिकार नहीं चालू होता था, नहीं रहता था। जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, आप इंटरनेट पे जाके आप देखिए आउटफिटर्स और हंटिंग का, आज पूरी दुनिया में शिकार खुला है सिवाय एक हमारे मुल्क। तो ये जो हो रहा है, इससे इम्बैलेंस हो गया है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, शेर बढ़ गए हैं। बाज़े पॉकेट्स में शेर इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि वो रोज बाहर आ रहे हैं, गाय बैल को मार रहे हैं, आदमियों को मार रहे हैं। तो मेरी नजर में रिस्पॉन्सिबल शिकार अगर हो जी, तो उससे जानवर कम नहीं होते हैं, इंप्रूव होते हैं और ज्यादा। अच्छा, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। असगर से एक बात कर लूं जरा। असगर, जो कह रहे हैं नवाब साहब, और वो तो शिकार के पक्ष में है, लेकिन आजकल ज्यादातर मैं जिन लोगों से मिला, मैंने बात की, शहरों में जो हैं, इनफैक्ट गांव में भी, तो एक ऐसा माहौल है कि कोई शिकार के पक्ष में ज्यादा है नहीं। उनका कहना है कि भाई जानवरों को बेवजह मारना गलत है, खाने की तो फिर भी कोई एक वजह है। तो एक ये समझ है, तो क्या समझा नहीं पा रहे हम लोग? आप सहमत हैं नवाब साहब से? एक इम्पोर्टेंट बेसिक फंडामेंटल पॉइंट इसमें ये है कि जैसा इंसान को, ह्यूमन बीइंग्स को जैसा आप एक सिटी में, फ्लैट्स में, अपार्टमेंट्स में जैसा रख सकते हैं, वैसा जानवरों को नहीं कर सकते। हर जानवर को उतनी जगह चाहिए।
लैंड टू एनिमल रेशियो जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर शेर है तो उसको उतने स्क्वायर किलोमीटर की जरूरत है, हाथी है तो उसको उतने एरिया की जरूरत है। तो वो बेसिक प्रिंसिपल है जो समझना है सबको, और वो समझेंगे तो बेसिक चीज ठीक होगी, कितने फॉरेस्ट में कितने जानवर रह सकते, और जो एक्सेस जानवर हैं उनके साथ क्या करना चाहिए। उसके लिए शॉर्ट टर्म की एक पॉलिसी रहना चाहिए, लॉन्ग टर्म की एक पॉलिसी रहना चाहिए। वो हमारा ओपिनियन है उसका। जी अच्छा, हाँ। आप अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर क्यों चल रहे हैं? आपके पास तो और भी ऑप्शन रहे होंगे, या एक लंबी परंपरा है? क्योंकि मैं पढ़ रहा था नवाब साहब की बात, एक जगह सुन भी रहा था कि जी मेरे दादा जो थे वो भी ये सब काम करते रहे और मैं पिताजी के साथ जाता रहा और मैं तो बचपन से था। अब आप, तो क्या ये भी एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट है जो पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह संरक्षित किया जाता है जिस तरह आप अपने आप को कहते हैं कि हम संरक्षण कर रहे हैं जंगल का? कि ये कोई आर्ट है जिसका आप संरक्षण कर रहे हैं? वो जमाने में और आज के जमाने में काफी चेंजेस आ चुके हैं। इंसान का पॉपुलेशन भी डबल हो गया है, वाइल्ड लाइफ का भी पॉपुलेशन डबल हो गया। हाथी जो 15,000 थे 30 साल पहले, आज 35,000 हो गए हैं हाथी, और आगे आगे 10 साल में 45,000 होने वाले हैं। जो जो अब जो चल रहा है, जो हिसाब से पॉपुलेशन ग्रोथ जो हो, तो वो इश्यूज समझना है और वो एड्रेस करना है। पहली चीज, आज से 30 साल पहले 40 साल पहले ऑप्शंस कम थे। आज साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ड्रोन्स हैं, ट्रैंक्विलाइजेशन का ऑप्शन है, ये सब कई ऑप्शन आ चुके हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट काम ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए, और जो एक्सपीरियंस लोग हैं जो वाइल्ड लाइफ में काम करे, जो फॉरेस्ट में जिंदगी जिसकी गुजरी ये ऑपरेशंस में, उनके साथ ओपन माइंडेड होकर डिस्कस करना चाहिए। बेस्ट ऑप्शंस क्या है, हंटिंग एक है, ट्रैंक्विलाइजेशन है, नेशनल पार्क्स और दूसरे जो भी एरियाज जो यूटिलाइज हो सकते हैं एक्सेसिव एनिमल्स के, वो सब ऑप्शंस वर्कआउट करना है। तो उन लोग और ज्यादा अगर प्रोएक्टिव होंगे तो और ऑप्शंस निकलने का कुछ पॉसिबिलिटी है उसमें। नहीं, आप क्यों आए? मैं तो ये पूछ रहा था कि नवाब साहब तो इसलिए आए, वो कह रहे थे दादा थे, पिताजी थे। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि आप भी अब इस पेशे में ही हैं कमोबेश, आपने क्यों चुना था? ये ऑपरेशंस हम बचपन से ये देखते हैं, ये जो ऑपरेशंस है, मगर लास्ट 10-15 साल में हम लोग भी इसको बैक डोर पे करे हैं। हम लोग ट्रैंक्विलाइजेशन में अब स्पेशलाइज करते हैं। कई टाइगर्स हम लोग पकड़े हैं, लेपर्ड जो घरों में घुस गए थे, जो और स्लॉथ बेयर जो ह्यूमन हैबिटेशन में आ गए थे, हम लोग उनको कैप्चर करके रिलोकेट करे सेफली। तो ये नहीं है कि सिर्फ हंटिंग ही है, हंटिंड भी होती है, मगर ट्रैंक्विलाइजेशन पे भी हम लोग प्रेफरेंस देते हैं। हमारा एक स्पेशलाइज्ड एनजीओ है जिसके हेड एक वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के चीफ हैं और सीनियर वेटनेरियंस हैं। हम लोग सब ट्रेनिंग लिए हैं उनके साथ, और हम एज ए टीम जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है जाके फर्स्ट ऑप्शन वी ट्राई टू कैप्चर द एनिमल्स, दैट इज आवर प्रायोरिटी। ये होता है। अच्छा नवाब साहब, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि आपने एक समाधान दिया, आप कह रहे हैं कि जानवर लगातार बढ़ रहे हैं और कंट्रोल्ड शिकार होना चाहिए, है ना? तो कंट्रोल तो आप इसलिए कह रहे हैं कि भाई एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन मोटा माटी मुझे लगता है कि आप शिकार के समर्थक हैं, भले ही इसलिए क्योंकि बैलेंस रहता है। क्या मैं ठीक समझ रहा हूँ? जी हाँ, कुछ हद तक ठीक है, मगर इसका दूसरा रुख तस्वीर का ये है कि मुझे इसके सिवाय कोई ऑप्शन नजर भी नहीं आता है। अच्छा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा। आज हमारे जो भाई बहन हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो ये हैं, ये आते हैं हर वक्त, हर वर्कशॉप में, नेशनल वर्कशॉप में ये बात करते हैं कि साहब मारिए मत, आप जो है इनको पकड़िए, लेके जाइए। तो मैं उनको हमेशा मैं बुलाता हूँ, वेलकम करता हूँ कि आप आइए, यहाँ 2 लाख नीलगाय हैं, इनको बताइए कि हम क्या करें, कैसे पकड़ें, कहाँ लेके जाएं, कहाँ छोड़ें उनको। मध्य प्रदेश में बोमा टेक्निक की तरीके से मैं समझता हूँ कोई 20 लाख रुपए खर्च करके 9 या 10 नीलगाय को पकड़े
और उनमें से कुछ मर गए और कुछ लेके जाके छोड़ पाए। तो क्या हम इतने लाखों के जो जानवर बढ़ गए हैं, क्या इनको हम पकड़ सकते हैं? और पकड़ेंगे तो रखेंगे कहाँ, लेके कहाँ जाएंगे? जो जानवर हमारे नेशनल पार्क्स में हैं, वो ही इतने बढ़ गए हैं कि वो बाहर निकल जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जैसा लोग, असगर ने लेकिन आपसे कहा, जी जी, जैसा असगर ने आपसे कहे कि लैंड टू एनिमल रेशियो क्या चीज है, ये सबसे बुनियादी सवाल है कि एक 10 किलोमीटर के जंगल में कितने शेर रह सकते हैं, कितने लेपर्ड रह सकते हैं? हमारा फॉरेस्ट है कितना? हिंदुस्तान की आबादी ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है या ह्यूमन पॉपुलेशन की हद तक। इस कंट्री में हम ये जो एक्सेस जानवर हैं, अगर आपके जानवर पार्क के अंदर हो, जितने आपके नोटिफाइड नेशनल पार्क हैं, तो हमें कोई एतराज नहीं है, किसानों को कोई एतराज नहीं। मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारत के करोड़ों किसानों की बात कर रहा हूं, जिसकी खेती आज बर्बाद हो रही है। अगर उनको मारना नहीं है, उनको कोई जानवर से स्पोर्ट नहीं है, शिकार नहीं है, कुछ, उनका एक ही सवाल है कि साहब जानवर आपका है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के हिसाब से जिंदा हो या मरा हुआ हो, हर शेड्यूल 1 से शेड्यूल 4 तक का जानवर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का है। तो वो आपका जानवर मेरे खेत में क्यों है? हम किसी के भी पास जाके कोई पेड़ लगाने की बात करें या कोई एग्जिस्टेंस की हम बात करें, तो पहला सवाल हमसे ये होता है कि साहब आपका टाइगर हमारे खेत में से क्यों गुजरा? ये जानवर कानूनन आपका है, ठीक है, आप इसे पकड़ के क्यों नहीं रखे अपने जंगल में? अपने जंगल को फेंस करिए आप। हमारी खेती क्यों खा रहा है? हम 2 एकड़ खेत में हमारी बीवी बच्चे सब जीना है। किसान की जिंदगी आसान नहीं, तो ये जानवर हमारे खेत में क्यों? इसका हमारे पास कोई जवाब नहीं। अच्छा, और अगर आप हिस्ट्री के पन्ने पलटा के देखेंगे तो ऐसे कई हादसे हुए हैं पिछले चंद साल में। कितने शेर मरे हैं हिंदुस्तान में जहर देके, कितने शेर मरे हैं इलेक्ट्रोक्यूशन से, कितने हाथी मरे हैं जहर देने से। और ये सारी चीजें बर्दाश्त है हमारे दोस्तों को, एनजीओस को, मगर एक मैनीटर को मारना उनके लिए बर्दाश्त नहीं। तो यहाँ पे एक चीज ये होती है कि इसको, ये प्रॉब्लम को हमको एड्रेस करना है अगर हमारे जानवर बचाना है और हमारे जंगल बचाना। ठीक है, बंडीपुर नेशनल पार्क 2014 में जब एक शेर 4-5 आदमी को वहां मारा, तो 300 एकड़ का नेशनल पार्क फील्ड डायरेक्टर के ऑफिस से जला दिया गया। महाराष्ट्र में कई जगह के ऊपर जंगल जला दिए गए। अच्छा, गुस्से में? ये गुस्से से जो लोग आज, जो लोगों का, देखिए हम फील्ड पे काम करते हैं, हम मैनीटर के पीछे जाते हैं, तो हम गांवों में लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ रोटी खाते हैं, उनके साथ उनकी चटाई पे सोते हैं, तो हमको मालूम है कि जूता कहाँ काटता है। आज उन लोगों का जो गुस्सा, उनका जो फ्रस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, ये कहाँ वो निकालेगा आदमी? एक गरीब परिवार का एक कमाने का एक टाइगर से मर जाए, इसकी कोई गलती नहीं थी, वो अपने खेत जोत रहा था, अपने खेत में काम कर रहा था। अब अवनी का हिस्सा लीजिए आप, वहां जहां टाइगर का हैबिटेट नहीं है, गांव है, एग्रीकल्चर हो रहा है, स्कूल्स है, दवाखाने हैं, वहां पे एक शेर आ जाता है जो आदमखोर है, सीरियल किलर है, और वहां एक कमाने वाले एक आदमी को मार देता है। उस घर पे क्या गुजरती है, ये भी हमको सोचना है। 14 परिवार खत्म हो गए, जाने वाले कोर्ट को गए, हाई कोर्ट को गए, सुप्रीम कोर्ट को गए, रुकाने की कोशिशें करे, इल्जाम लगे डिपार्टमेंट पे, महाराष्ट्र फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे इल्जाम, हम पे इल्जाम लगे कि वो आदमखोर नहीं है, झूठे एफिडेविट्स फाइल किए गए कोर्ट्स में कि ये लोग सुअर से मरे हैं, भेड़िए से मरे हैं, गिद्धों से मरे हैं, और अवनी आदमखोर नहीं है।
ये अच्छा। हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया गया। हम्म। तो फिर 2 नवंबर को जब असगर अवनी को फाइनली मारे, जब वो हम्म। चार्ज करी सेल्फ डिफेंस में, हम्म। उसके बाद आदमी मरना बंद हो गए। हम्म। तो वक्त जो चीजों को सामने लाया है, वक्त जो बात वो किया है, वो भी देखना है हमको कि क्या हो रहा है। आज कितने लोग मर रहे हैं, रोज आना मुझे खबर आती है कि महाराष्ट्र में आदमी मरा, औरत मरी, आसाम में हाथी मार दिया, हम्म। भालू ने 3 दिन पहले भालू ने 3 आदमी को मार दिया। हम्म। तो ये जानवर जंगल से निकल के ह्यूमन लैंडस्केप में और आबादी में क्यों आ रहे हैं? इसमें इंसान की कोई गलती, हमसे कुछ हो गया हो ऐसा कि जिस वजह से जानवर परेशान हो, और अब जानवर को तो पॉडकास्ट में ला नहीं सकता, तो उसकी तो आवाज मुश्किल है सुननी और बात समझनी। लेकिन आप चूंकि जंगलों को समझते हैं, जानवरों को भी समझते हैं, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपका घर भी ऐसी जगह है जहाँ रोज आप जानवरों से खूब मिलते जुलते हैं, तो आपको कभी लगता हो कि हम इंसानों से भी कुछ गलत हो रहा हो, इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट गहरा गया है? देखिए, ऐसा है कि जंगल और जंगल की हिफाजत के जिम्मेदार कौन है? पहले हम बात वहां से शुरू करते हैं। मुझे लगता है इंसान ही है, जिस इंसान ने ये कहा कि हम पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समझदार हैं, सबसे ज्यादा सभ्य हैं, तो मुझे लगता है फिर ये इंसान की ही ज्यादा जिम्मेदारी है कि वो अपने से कम सभ्य जो जानवर हैं, हम भी जानवर हैं, तो उनकी रक्षा करें, उनकी सुरक्षा करें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी ये हमको बात सिखाता है। नहीं, मेरा आपसे सवाल ये है, आप दिल्ली में रहते हैं, किसी जंगल को बचाने या झाड़ लगाने का आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, दिल्ली में जितने भी लोग। सही। तो यहाँ काटने में तो है, यहाँ बात जिम्मेदारी की अगर हम करें तो एक ही कॉमन सेंस सॉल्यूशन सामने आता है। इस पे इंसानों की गलती हो या जानवरों की गलती हो, इसको आप बाजू रख दीजिए। एक जिम्मेदारी की बात यह है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, किसकी जिम्मेदारी है? पुलिस की जिम्मेदारी है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर, हमारी माँ बहनें खैर खूबी से जाके शाम में शॉपिंग करके घर को आ जाए, ये देखने की जिम्मेदारी पुलिस डिपार्टमेंट बहुत अच्छी तरीके से वो निभा रहे हैं। उसी तरीके से जानवर जंगल के अंदर हो, कितने जानवर रह सकते हैं इसका तस्वीर हो, ये इसके लिए बड़े से बड़े हमारे पास एजेंसीज मौजूद हैं। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, प्रोजेक्ट टाइगर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और फिर सारे हिंदुस्तान के जो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, ये इन नोडल एजेंसीज के गाइडलाइंस पे, कानून पे और 5 साल की प्लानिंग पे चलते हैं। तो जानवरों की गलती है या आदमियों की गलती है, इसकी बात बाजू रखिए। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या हम अपने नेशनल पार्क्स को और फॉरेस्ट को फेंस नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ये कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। 12 फीट की जाली लगा दीजिए, उसके बाहर आप ट्रेंच खोद दीजिए, वहां पे फिर आप सोलर फेंस कर दीजिए, उसको बाहर रोड बनाइए जहां आपकी गाड़ियां पेट्रोल करके अपने पार्क की निगरानी करेंगे। तो कोई गांव का आदमी गाय बैल अपने अंदर नहीं लेके जाएगा चरने के लिए, वहां के जानवरों को डिस्टर्बेंस नहीं हो, लकड़ी नहीं कटेगी, फॉरेस्ट प्रोड्यूस की चोरी नहीं होगी, पोचिंग नहीं होगी, कोई शेर मारेगा नहीं अंदर जाके। तो ये अगर हो जाए और आदमी अंदर ना जाए, जितने आपके नोटिफाइड फॉरेस्ट हैं, सही है, और जानवर बाहर ना आए, ठीक है, तो एक हिंदुस्तान के जैसे मुल्क में जहां पे 130 करोड़ की आबादी है, वहां पे एक विन विन सिचुएशन हो सकता है। ठीक है, मैं सहमत हूं आपसे, पर आप प्रिकॉशंस बता रहे हैं, मैं तो आपसे कारण समझना चाह रहा था, इंसान की गलतियों को भी, क्योंकि मुझे लगता है कि आप अगर कंजर्वेशन करते हैं तो दोनों पक्षों को बेहतर समझ पा रहे होंगे, इंसान को भी और जानवर को भी। तो मैं बस उस लिहाज से आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए, बहुत देर हो चुकी है इस मामले में। ये अगर हम आज से 30 साल पहले सोचे होते तो कुछ कर पाते। आज ब्रिज के नीचे से बहुत पानी जा चुका है और आज लोगों में गुस्सा इतना ज्यादा है
कि ये कोई रीजन सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब सिवाय हमारे को एक एक्शन लेने के कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं है, और वो एक्शन भी लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि एक जंगली सूअर की आप हम बात करते हैं, वाइल्ड बोर की। वाइल्ड बोर को 20 बच्चे होते हैं एक वक्त में, और ये जब जंगलों के बाहर खेती में ये ब्रीड करते हैं तो वहां कोई शेर नहीं है, लेपर्ड नहीं है, जंगली कुत्ते नहीं है इनको खाने। ये इनके नंबर्स बढ़ते बढ़ते लाखों में हो गए, और ये खेती को बर्बाद कर रहे हैं, नीलगाई बर्बाद कर रहे हैं। तो जिस किसान की खेती बर्बाद हो गई हो, जिसकी जिंदगी खत्म हो गई हो, जो 20 एकड़ जमीन रखते हुए जाके मुंबई में नौकरी कर रहा, या जिसका मर्द मर गया हो, बाप मर गया हो शेर से, जिसकी आंखों के सामने हाथी अपने बेटे को कुचल दिया हो, वो फैमिली, वो लोगों से हम रीजन की बात नहीं कर सकते। अगर हम वहां जाके कुछ कंजर्वेशन की बात करें, कोई पानी भी नहीं पिलाएगा आपको उनके घर में। तो ये बहुत डैमेज हो चुका है ऑलरेडी। कैसे इसको सुधारेंगे, कैसे वापस इसको नॉर्मलसी पे लाएंगे, ये बड़ा मुश्किल का सवाल है। तो अब ऐसे में एक आखिरी समाधान ये है जो आप अभी बता भी रहे थे कि भाई एक लिमिट में शिकार को आप लीगलाइज कर दें, जैसा दुनिया के अन्य देशों में है। ये आप अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे। अगर मैं आपसे पूछूं पर्सनली, और फिर मैं असगर से अवनी वाला किस्सा सुनूंगा, अगर मैं आपसे पर्सनली पूछूं, क्या शिकार करना आपको पसंद है नवाब साहब? देखिए, शिकार करना मुझे पसंद नहीं है बेसिकली आज के जमाने में, क्योंकि मुझे कोई शिकार से प्लेजर मिलता नहीं है। शिकार उस जमाने का शौक है जब नवाब और रॉयल्टी जाते थे, कैंप करते थे जंगल में और मारते थे जानवर, फिर उसको स्टफ करते थे, अपने घरों में रखते थे। ये आउटडेटेड स्पोर्ट हो गया है आज। तो मुझे शिकार करने का कोई वैसे शौक है नहीं, मगर क्योंकि हमारा बचपना उस दौरान से गुजरा जब लीगल शिकार हम करें, और उसके साथ साथ जो तजुर्बा हमको मिला वो बहुत कम लोगों को मिला। जो बंदूकें मुझे मिले, मेरे दादा नवाब सुल्तान अली खां बहादुर, जैसा हैदराबाद की रॉयल्टी होती थी, एग्जेम्प्टेड थे वो आर्म्स एक्ट से। उस जमाने की नोबिलिटी को बंदूकों के लाइसेंस की जरूरत नहीं होती थी। 100 बंदूकें हमारे घर में थे बचपने में। तो मैं बचपने में बंदूकों से नहीं, खिलौनों से नहीं खेला, बंदूकों से खेला। तो ये मौके जो हमको मिले, जो बहुत कम लोगों को मिले, जो आज तक जिंदा है, वो जनरेशन, वो पीढ़ी खत्म हो गई। तो इसमें ये हुआ कि ये जो तजुर्बा और बैकग्राउंड था, और उसके बाद 72 के बाद शिकार खत्म हो गया, मगर कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा। रोग एलिफेंट्स होते रहे, मैनीटिंग टाइगर्स होते रहे। मैं 19 साल का था जब मैसूर में मैं काम करता था, वहां एक हाथी 12 आदमी को मार दिया। तो वहां के डीएफओ, क्योंकि मेरे वालिद से दादा से वाकिफ थे, उन्होंने मुझे बुलाए और मुझे ऑर्डर दिए कि वो हाथी को आप मारिए। 1975-76 में ट्रैंक्युलाइजेशन वाज अनहर्ड ऑफ, उस जमाने में होता ही नहीं था। और वो हाथी को मैं मारा, जो 12 आदमी को मार दिया था। 19 साल की मेरी उम्र। तो उसके बाद से हम ऐसी लाइमलाइट में आ गए, और एक ऐसा एक नाम सा हो गया कि असम में जरूरत पड़ी मुझे बुलाए, मेघालय में मुझे बुलाए, उत्तर प्रदेश में मुझे बुलाए। जहां भी सिचुएशन हाथ से निकल जाती, वहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मुझे बुलाता, और मैं इंसिस्ट करता कि आप रिटन ऑर्डर मुझे दीजिए। जब तक उनकी ऑर्डर की चिट्ठी मेरे नाम से नहीं आती थी, मैं अपने घर से नहीं निकला। मैं जिंदगी में कोई एप्लीकेशन नहीं दिया कि वहां हाथी परेशान कर रहा है, मुझे बुलाइए। अच्छा, सरकार ने मुझे बुलाया, ठीक है, और मैं जाके कम से कम पीरियड ऑफ टाइम में सही जानवर को आइडेंटिफाई करके या पकड़ा या मारा या उसको वहां से हटा दिया। प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दिया। हाँ, वो भी सरकार के कहने पर, डीएफओस के कहने पर, है ना? कहने पर नहीं, ऑर्डर लिखत में देने पर। हाँ बिल्कुल, आदेश करने पर, आदेश पर। लेकिन अब समस्या क्या हुई कि आप तो समाधान करने गए और आपका नाम आया,
और मीडिया में भी छाया। दिक्कत क्या हुई है कि जब आपके साथ पॉडकास्ट करने की बात मैंने कई अपने ऐसे साथियों को बताई जो जंगल से वाकिफ हैं और आपसे भी वाकिफ हैं थोड़ा बहुत जिस तरह से भी, जी जी तो उनमें से कुछ का ये कहना था, सबका तो नहीं, कि यार वो शिकार करना चाहते हैं और कर पाते नहीं है तो ऐसे मौके ढूंढते हैं। कई लोग हैं, उनमें से नवाब साहब भी एक हैं। तो वो लोग शायद और चीजें भी फॉलो अप लेते होंगे इस सब। ये तो एक लंबा फील्ड है, बड़ा फील्ड है, मेरी तो जानकारी फिर भी कम है। तो मेरे मन में था कि मैं आपसे पूछूं, ये आरोप तो लगते ही रहते होंगे। देखिए, मेरा काम मेरी आइडेंटिटी है। एक आदमी अपनी जिंदगी में 40 ऑपरेशंस कर दे डेंजरस, जिसमें हाथी भी हम पकड़े हों, शेर भी हम पकड़े हों, लेपर्ड्स भी हम पकड़े हों, मारने के सिवाय। मेरी क्रिटिक्स से ये भी सवाल होना चाहिए कि भाई अगर उन्हें मारने का इतना ही शौक हुआ था तो जो हाथी गया में निकला, जिसको शूट ऑर्डर हुआ था, उसको वो पकड़ के सुरक्षित पटना के जू क्यों लाए? जो ब्रह्मपुरी की टाइगर्स हम पकड़े, उसका मेरे पास शूटिंग का ऑर्डर था, मगर अजगर को बहुत ज्यादा शौक पकड़ने का है, मेरे से बहुत ज्यादा। मैं उतना रिस्क नहीं लेता। देखिए, ट्रैंक्यूलाइजिंग में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हम जो डांट मारते हैं उसका असर 10 से 15 मिनट तक होता, जिसे हम इंडक्शन पीरियड कहते हैं। हाँ, मतलब डांट आपने मार दी और अब बेहोश होने में 10 से 20 मिनट 15 15 मिनट मिनट लगता है। 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, जिसे हम इंडक्शन पीरियड कहते हैं। और उस बीच में जानवर अपनी पूरी ऊर्जा से जो चाहे वो कर सकता है, पूरी कर एनर्जी तो सकता है, होती है। वो गांव के तरफ जा सकता है, हम्म पानी में जाके गिर के मर जा सकता है, हमारे तरफ पलट के चार्ज कर सकता है। वो इंडक्शन पीरियड पे हमारा उस जानवर पे कोई कंट्रोल नहीं होता है। और गोली जो हम मारते हैं वो इंस्टेंटेनियस उसका रिजल्ट हमको दिख जाता है। तो ये सारी चीजें जो ट्रैंक्यूलाइजिंग के जो डिफिकल्टीज हैं, ये सब करते हुए फिर भी हम लोगों ने पकड़े। तो मैं समझता हूँ हमारा कैप्चर का जो हिस्सा है, और फिर ट्रैंक्यूलाइजिंग हम सीखने के बाद जो एक मेरी जिंदगी का चैप्टर है, एक हिस्सा जो अंधेरे में है और लोग और उसे अंधेरे में करने की कोशिश करते हैं, वो ये है कि मैंने 100 अब तक 100 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेनिंग वर्कशॉप्स के लिए बुलाया गया हूं, जहां पे हम महाराष्ट्र में कोई 20 से 25 ट्रेनिंग वर्कशॉप, झारखंड में, बिहार में, तेलंगाना में, आंध्रा में, मध्य प्रदेश में, धर्मशाला में जाके मैं फॉरेस्ट वालों को सिखाया हूँ, वेटनरी डॉक्टर्स को सिखाया हूँ कि कपड़े कैसे पहनते हैं, जूता कैसे पहनते हैं, हवा का डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं आप जंगल में। तो ये जो ट्रेडिशनल नॉलेज था हमारा शिकार का, जो मैं बाप दादा से सीखा, उसको मैं खबर में लेके जाना नहीं चाहा मेरे साथ, वो मैं बांट दिया। और वो मैं डॉक्टर्स को, फील्ड स्टाफ को, सबको मैं वो, मेरी जिंदगी एक खुली किताब है। किताब लिखी भी आपने उस पर? किताब लिखा तो मेरी जिंदगी खुद एक खुली किताब है। एक फॉरेस्ट का गार्ड आके मेरे पास बैठ जाता है कि सर हाथी के हम करीब कैसे जाएं, तो मैं 2 घंटे अपने निकाल के थका हुआ रहने के बावजूद उसको समझाता हूं कि हवा का डायरेक्शन कैसे देखना है, ताकि कभी उसकी जान बच जाए मेरे तजुर्बे से। तो ये जो हमारा ट्रेनिंग का हिस्सा, इस पे हमारे चाहने वाले दोस्त इसके ऊपर पर्दा डालते हैं, और मेरे को क्रिटिक्स का या जो लोग कहते हैं उसकी मैं फिक्र नहीं करता हूँ। मेरा काम मेरी आइडेंटिटी। अच्छा, लेकिन चलिए, आप तो नहीं करते, लेकिन क्या आप मतलब आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या वाकई कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर शिकार की इच्छा बहुत प्रबल है, कर पाते नहीं हैं, तो वैसे मौके तलाशते हैं और कई बार कोशिश भी करते हैं कि मौका ना मिल रहा हो तो बना ले किसी तरह? ऐसा है भी क्या? देखिए, जैसा मैंने आपसे अर्ज किया, शिकार सारी दुनिया में खुला है। मैं कई बार अफ्रीका गया, टेंजानिया गया, पैसे देके वहां शिकार करा। तो शिकार बंद नहीं है, हमारे यहाँ बंद है। और जो लोग शिकार कर सकते हैं, जो एफोर्ड कर सकते हैं, आज कई 100 लोग, कई हजार लोग इंडिया में ऐसे हैं जो जाते हैं, रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, अफ्रीका जाते हैं, हर शिकार साल करने? शिकार करते हैं जाके। अच्छा। आज अफ्रीका की सारी इकोनॉमी शिकार
और टूरिज्म पे चल रही। हम्म। तो ये जो है ये करते हैं लोग जिनको शौक है वो। मगर यहाँ क्योंकि कानूनन ममनू है, उसके बावजूद मुझे इतने मौके यहाँ मिले। अब हम वाइल्ड बोर, जंगली सुअर मार रहे हैं तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में मारे, हम महाराष्ट्र में मारे, नील गायों के कलिंग ऑर्डर्स मेरे पास, जितने नील गाय सता रहे हैं, खेत तबाह कर रहे हैं, सरकार मुझे बुलाती है, वहां हम फॉरेस्ट वालों के साथ जाके जहां किसान बड़े परेशान हैं वहां उनको मारते हैं, जेसीबी से गाड़ देते हैं। तो ये तो चल रहा है सिलसिला। कुछ लोग होंगे जो जिनके दिल में ख्वाहिश हो वो पूरा नहीं कर सकते होंगे, मगर मुझे कोई जानवर मारने में आज कोई सेटिस्फेक्शन नहीं। ठीक है, पकड़ लूं मैं, बचा लूं उसको, तो आई विल बी मच मोर हैप्पी। एक हाथी आपने पकड़ा और अब वो पटना के जू में आपने पहुंचवा दिया, और अब आप कई बार जाते भी हैं उससे मिलने, ऐसा मैं सुन रहा था, और आपको बड़ी खुशी होती है देखकर कि वो हाथी आज हीरो है पटना जू का। बिल्कुल सही बात है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मुझे शिकार का शौक नहीं था, वरना मैं आज नहीं यहाँ पहुंचता था। जब बचपना था हमारा, जब हम बाप दादा के साथ जाते थे, जंगल में कैंप करते थे, और वहां पे बावर्चियां होते थे और खाना पकता था, एक अलग कल्चर था। वो सब खत्म हो गया। मगर उसको मैं लेके, मेरे उस तजुर्बे को मैं ऐसे पलटाया कि वो कंजर्वेशन के काम में आ सके, लोगों के काम में आ सके, वाइल्ड लाइफ के काम में आ सके, कॉन्फ्लिक्ट मैनेज कर सके हम। तो ये भी उसका एक दूसरा रुख है वो सब चीजों का। आपसे मैं पूछूंगा जो मैंने असगर से पूछा था कि क्या ये भी एक आर्ट है, और आपने वो जिया है, पूछूंगा। लेकिन एक बार असगर के पास जाके मुझे ये पूछना है, असगर, वो अवनी वाला किस्सा क्या था? मतलब नवाब साहब पर तो इल्जाम लगते ही थे और लगते रहे, लेकिन मुझे लगता है असगर पहली बार ऐसा आरोप झेल रहे थे, और मैंने उन्हें कई टीवी चैनल्स पर इन आरोपों का जवाब देते हुए पाया। पहली बात, अवनी के ऑपरेशन पे जब आते हैं तो पहली बेसिक चीज ये है जो समझने की है, जो काफी सारे लोग इंडिया के जिसको पता नहीं है, वो ये है कि वो जो एरिया था जिसमें अवनी घूमती थी वो टाइगर रिजर्व नहीं था, वो एग्रीकल्चरल लैंड्स, खेती बाड़ी के लैंड्स, गांव बस्ती, लोग रहने की जगह थी। तो कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने की वजह पहली वो है जो सबको समझना चाहिए। अगर वही अवनी जो है ताड़ोबा के अंदर रहती तो ये नहीं होता, वो आ गई खेतों में लोगों के बीच, तो वहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। ठीक है, कई शेर हैं इंडिया में जो लोग के बीच में आज हैं, गांवों में हैं, गाय बैल खा के जी रहे हैं, मगर मैनीटर्स नहीं। वो मैनीटर होने की वजह से वो सिचुएशन अलग हो जाता है। पता कैसे चलता है कि कौन सा जानवर मैनीटर हो चुका है या काबू से बाहर हो चुका है? हमारा ओपिनियन ये है कि जानवर जंगल के अंदर ही रहना चाहिए, क्लियर डिफरेंशिएशन रहना चाहिए जंगल में और लोगों की रहने की, ये दोनों में कंपटीशन की कोई गुंजाइश नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना है तो आप जंगल को सेफ रखिए और लोगों के रहने के लिए जगह भी सेफ रखिए। दोनों को एक जगह पे एक प्रोफेशन में अगर आप रखते हैं तो वो कॉन्फ्लिक्ट तो होएगा। आपका गाय बैल को अगर शेर खाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट तो होने वाला ही। आज चंद्रापुर में कई गाय बैल रोज मरते हैं शेर से, मगर मैनीटर्स नहीं। कुछ हद तक मैनीटर्स भी है चंद्रापुर में, मगर जब मैनीटर हो जाता है तो दूसरा सवाल ये है कि मैनीटर को आप प्रॉब्लम जो है वो इंसान की जान का प्रॉब्लम, उसको आप सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम फ्रेम क्या है? आज कोई आपको मालूम है या नहीं पता नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं है। मैनीटर का ऑपरेशन जब आदमी को वो मारते जा रहा है तो वो ऑपरेशन खत्म करने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं। हाँ, मतलब अवनी वाला ऑपरेशन जो हुआ वो 2 साल 3 महीने मैंने सुना वो चलता रहा और बहुत सारे लोग उसमें मरते रहे। जी हाँ, तो क्यों वैसा है? जब आप आदमी की जान जा रही है, लोग मर रहे हैं,
तो क्यों टाइम फ्रेम नहीं है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, जो स्पेसिफिक बॉडी है शेरों के लिए, क्या वो 3 साल तक लोगों को मारते रहेगा? उसके ऊपर लोगों का असर क्या होगा? आप वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन आप वहां पे कर सकेंगे फिर कभी? जिसके हर गांव में जो 26 विलेजेस थे वहां पे और 21,000 लोग की बस्ती थी वहां कभी फिर कंजर्वेशन हो सकेगा? लोग ही दुश्मन हो जाएंगे। आप एक शेर को जो बचा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप जाके उसको मार दो, मगर हर चीज का एक टाइम फ्रेम रखिए। आप अगर आपको ट्रैंक्विलाइज करके पकड़ना है तो आप उसको टाइम रखिए, 1 महीने का टाइम रखिए, 2 महीने का टाइम रखिए। 3 साल तक आप उसको पकड़ते नहीं रह सकते। 14 लोग तो मरे, मगर जो जिंदा थे वो भी मर गए थे उसके टेरर में। जो 21,000 लोग रोज उसके एरिया में रह रहे थे, उनका क्या हाल था? आप 2 साल लॉकडाउन में से गुजरे तो आपको आइडिया है लॉकडाउन क्या चीज होती, कोविड का। ये तो शेर का लॉकडाउन था ये 3 साल का। तो वो लोगों पे क्या गुजरी, वो भी तो, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, उनकी कोई बोलने वाला नहीं है, तो आप जो चाहे उनके साथ करेंगे। उनकी जान जाएगी, एक 4-5 लाख दे दिए, 10 लाख दे दिए, खत्म कर दिए। मगर वो जो उनके दिमाग पे जो एक्सपीरियंस हो रहा है वो कभी नहीं भूलेंगे वो लोग। तो अगर आपको कंजर्वेशन करना है तो कॉन्फ्लिक्ट का टाइम कंट्रोल रखना है। कम से कम टाइम में वो प्रॉब्लम खत्म करना है आपको। शेर का रहो, हाथी का रहो, कोई भी चीज का रहो, देयर हैज टू बी अ टाइम फ्रेम होना चाहिए। अच्छा, मैं अवनी वाला किस्सा आपसे थोड़ा विस्तार में इसलिए सुनना चाहता हूँ क्योंकि एक तो एक किताब आ गई, ऊपर से एक फिल्म बन गई, तो मैं वो समझना चाह रहा था कि वो चैलेंजेस क्या थे, आप वहां कहाँ गए? वहां तो नवाब साहब थे, और उस फिल्म में भी जो हमने देखा, ठीक है कि पूरी तरह तो ये नहीं कहा जा रहा कि ये तथ्यों पर आधारित है भाई, लेकिन उसमें यही एक तरह से जो मैंने देखा समझ में आया कि वो जो व्यक्ति था मारने पहुंचा था वो उसका विलन है उस फिल्म का, है ना। पर यहाँ तो आप थे स्पॉटलाइट में, गोली तो आपने चलाई, आप कहाँ फंस गए वहां? हम लोग वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में काम करते हैं, ये हमारा स्पेशलाइजेशन। जैसा आपको हम बताए, हम लोग कई जानवर पकड़ चुके हैं जो जंगल से निकल के बाहर प्रॉब्लम कर रहे थे, उनको पकड़ के हम लोग वापस पहुंचाए। तो हमारा वो एक्सपर्टाइज, वो एक्सपीरियंस है जिसके लिए गवर्नमेंट हमें बुलाती। तो वो सिलसिले में हम लोग कई बार महाराष्ट्र में, ये पहला ऑपरेशन नहीं था ये अवनी का, मैनीटर टाइग्रिस भी हम लोग पकड़े जिसका नाम C1 था ब्रह्मपुरी में। पूरा अच्छा, एफर्ट। आप भी थे वहां पर नवाब साहब? जी हाँ, हम भी थे। अच्छा। जब पूरा एफर्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का फेल हो गया और वो पकड़े नहीं जा रही थी, तो हम लोगों को बुलाया गया और हम लोग रात दिन वहां रह के स्ट्रेटेजी बना के उसको पकड़ के उसको जू को भिजवाए सेफली। जब चंद्रपुर थर्मल पावर प्लांट में बेर आ गए थे बस्ती के बीच में, तो 2 बेर को हम लोग, हमारी टीम, हमारे वेटनेरियन सब पकड़ के उनको जंगल को लेके जाके छोड़े। तो ये हमारा काम है, ये चलते रहा सिलसिला। अवनी वाला बताइए, अब क्या हुआ था, आप कैसे पहुंचे? अवनी का मामला शुरू वहां से हुआ कि हम लोगों को खत आया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने हम लोग को लेटर लिखा। किस साल की बात है ये, कब की बात है? 2017 में। अच्छा, 2017 दिसंबर में। अच्छा। और खत में ये लिखा हुआ था कि अवनी ने 10 लोगों को मार चुका है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हर काम नाकामयाब हो चुका है। We have exhausted all our resources. There is no other option left. We request your professional services. आप और आपकी टीम जो है हमारे पास रिपोर्ट करिए to discuss and solve this problem. अच्छा। तो वो, जी हाँ, तो हम लोग वहां पे गए। अच्छा, एक चीज मैं ऐसे टोक रहा हूँ बीच में पूछने के लिए, ऐसी नॉलेज के लिए, कि जब कभी आपको ऐसी रिक्वेस्ट्स आती हैं तो आप लोग जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नवाब साहब लंबे समय से कर रहे हैं, आपने मेरा ख्याल है अभी शुरू किया होगा कुछ 1 साल से। क्या इसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट किसी तरह का आपको पैसा देता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, या आप जब सर्विसेज आपकी पूरी हो जाती है, मान लीजिए आपने सफलतापूर्वक कर लिया, तब कोई इनाम वगैरह मिलता है? होता क्या, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं? एक रुपया भी नहीं मिला हमें। अच्छा, 1 रुपया भी नहीं मिला। और एक्चुअली हमारे शाबाशी मिली और बदनामी मिली।
इनाम का तो इसमें सवाल ही नहीं रहता। अच्छा। इनाम दे भी नहीं सकते कोई। हाँ। तो ये एक काम जो है वो एक गरीबों की मदद करने का है, और एक जो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है उसको फिर वापस सब चीज स्टेबलाइज करने का है। और ये जानवरों की साइकोलॉजी से वाकिफ और वो सब चीजों से वो पूरा एक्सपर्टाइज इसमें यूज होता है। अच्छा, मतलब आप लोग अपनी टीम के साथ जाते हैं, वहां रहते हैं, अपना काम धंधा सारा छोड़ के जो भी आप आम दिनों में करते होंगे, और कुछ नहीं मिलता है? जी हाँ, जी हाँ, ये एक सोशल सर्विस की तरह है ये। ओके, ठीक है। फिर क्या हुआ? चिट्ठी आई। गरीब लोगों की दुआ बहुत मिलती है। जी हाँ। तो ये चिट्ठी आने के बाद हम लोग गए और हम लोगों को पूरा उसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, उसका एरिया ऑफ ऑपरेशन क्या था वो बताया गया। फिर हम लोग वो एरिया ऑन फुट पूरा पेट्रोल करे, पूरी रिपोर्ट बनाए। रिपोर्ट बना के जो चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट थे उनको ये बताया कि ये ट्रैंक्विलाइज होना अवनी का मुश्किल है, जंगल घना है, खेती हो रही है, लोगों की जान का रिस्क है, और ये ट्रैंक्विलाइज होना इम्पॉसिबल है। मतलब ट्रैंक्विलाइज करने में प्रॉब्लम्स क्या आती हैं? पहली चीज तो आप 25 मीटर्स के अंदर जाना, विथ यू हैव टू बी विद इन 25 मीटर्स ऑफ द टाइगर। तब आपने वो चलाया डार्ट? तो ही वो डार्ट उसके आगे वो डार्ट जाता नहीं है। हाँ, उसका वो मैक्सिमम रेंज है। तो डार्ट आप लोग चलाते हैं, डॉक्टर वगैरह साथ होते हैं, वो चलाते हैं? कौन चलाता है? डॉक्टर्स तो साथ रहते हैं, डॉक्टर्स के साथ ही चलता है ये ऑपरेशन पूरा। अच्छा। तो हम लोग ये रिपोर्ट इनको दे चुके हैं जब हमारे को बुलाए थे कि ये क्योंकि, और आपको ट्रैंक्विलाइजिंग के लिए आपको बिल्कुल क्लियर व्यू रहना चाहिए। हाँ। झाड़ पौधा, क्योंकि वो डार्ट की जो स्पीड होती है वो राइफल की गोली की तरह नहीं होती है। कोई भी छोटी सी चीज से वो डिफ्लेक्ट हो जा सकता है। अच्छा। तो वो काफी टेक्निकल काम है वो। और डार्ट चलाते हुए क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है? कहाँ लगे जानवर को कि ज्यादा जल्दी असर हो? वो हर जगह पे उसको नहीं मार सकते, उसका स्पेसिफिक एरिया रहता है। जैसा पीछे का लेग है ना, उसके ऊपर का जो रंप रहता है वो जगह पे उसको डार्ट करना। अच्छा। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ये। हर जगह पे उसको मारते हैं तो वो शेर मर जाएगा अगर गलत जगह पे मारते हैं। अच्छा, मतलब ट्रैंक्विलाइजर वाले डार्ट को लगने से भी मर सकता है? जी हाँ, अगर आप हार्ट के पास जाके मार देते हैं या आप ओवरडोज कर देते हैं उसको तो वो मर जाएगा। तो अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका स्पेसिफिक एरिया ही रहता है जहाँ पे आप उसको डार्ट कर सकते हैं। और डार्ट चलाने में प्रॉब्लम आप बता ही रहे हैं बहुत सारी होती हैं, लेकिन क्या ये भी प्रॉब्लम होती है कि डार्ट चला दिया और उसके बाद अगर वो चार्ज हो गया, मतलब उसने भी अब सोच लिया कि चलो भाई जिसने चलाया उसका हिसाब करते हैं, तो अगले 15-20 हुआ है वो। अच्छा। कई बार हुआ। जी हाँ, कई लोग मरे हैं, क्रॉस फायरिंग हो गई है, एक दूसरे को पुलिस वाले मार लिए परेशान होके, तो ये कई बार हुए हैं चार्ज डार्ट करने के बाद। अच्छा। और 15-20 मिनट का वो समय होता है जिसमें जानवर अपने पूरे होशो हवास पर ताकत में होता है, और वो पलट के आता होगा तब तो और मुश्किल होता है। कई बार तो होता होगा फिर आपको दोबारा गोली ही चलानी पड़ती होगी डार्ट मार कर। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, जी हाँ। फिर क्या हुआ? ठीक है, आप लोग पहुंचे, आपने सारा रोड मैप तैयार किया, नवाब साहब वहां थे, आपकी टीम वहां थी। जी हाँ, हम लोग ये रिपोर्ट बना के दे चुके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। ये ट्रैंक्विलाइज अवनी को करना आसान काम नहीं है, बहुत इम्पॉसिबल है। लोगों की जान का भी रिस्क है, पब्लिक का गुस्सा भी है, और अवनी भी फेरोशियस है। वो रिपोर्ट हम लोग दिसंबर 2017 में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अंडर एक्नॉलेजमेंट हैंड ओवर करें, परंतु वो उन लोग चाह रहे थे कि उसको ट्रैंक्विलाइज करे और पकड़े। तो मध्य प्रदेश से, कर्नाटका से, झारखंड से कई डॉक्टर्स, वेटनेरियंस और महाराष्ट्र का पूरा 200 लोग का फॉरेस्ट फोर्स और पूरे वेटनरी टीम्स पूरी कोशिश कर लिए। 12 टाइम्स इसको ट्रैंक्विलाइजिंग अटेम्प्ट्स हुए, 12 बार, और पूरे फेल हुए। तो कितने महीने हो गए थे सब होते हुए? 2.5 साल चला ये पूरा। आप लोग सब, नवाब साहब और आप और आपकी टीम पूरे 2.5 साल वहां थी, आते जाते रहे? जी नहीं, हम लोग ये रिपोर्ट देने के बाद हम वापस आ गए। अच्छा। हम लोग 3 दिन थे वहां पे, जब पहली बार बुलाए गए थे। अच्छा। 3 दिन हम थे वहां और फिर हम लोग वापस आ गए उसके बाद। अच्छा। मगर महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोशिश करता रहा। अच्छा। कि उसको पकड़ने के लिए।
और वो चलते रहा सिलसिला, लोग मरते रहे और वो ट्रैंक्विलाइज हुई नहीं। ये इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव ऑपरेशन था। करोड़ों रुपया लगता है। सब लोग ट्राई कर लिए उसमें। महाराष्ट्र का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही ने कई स्टेट से लोग आके अपना एक्सपर्टाइज ट्राई करे। अच्छा, मतलब आपकी तरह के और एक्सपर्ट लोग जो देश भर में, उनकी मदद भी मांगी गई। कई लोग आए। इतना मुश्किल क्या हो गया था अवनी को पकड़ना? बाकी भी तो शेर होते हैं, हुआ जो कुछ हुआ, लेकिन उसको ही पकड़ना इतना क्या कठिन हो गया था? जब आप उसको पकड़ने की ट्राई करते हैं, आप केज लगाए और फेल हुए, तो उसको पता चला कि केज से होशियार रहना है। अच्छा। आप जब ट्रैंक्विलाइज करके मचान पे बैठ के जब आप उसको डांट करके फेल हुए, तो शेर को पता चला कि अब मचान के करीब नहीं जाना है। तो ये 2.5 साल जो ट्रायल एंड एरर चला, जो एक्सपेरिमेंट्स चले, वो इतना होशियार कर दिया अवनी को कि वो इम्पॉसिबल हो गया उसको पकड़ना। शेर इतना समझदार जीव है कि वो अपने एक्सपीरियंसेस से सीखता है। अब वो जंगल के बाहर जब जी रहा है तो उसका डेली फाइट फॉर सर्वाइवल। आप अगर ताड़ोबा के अंदर अगर शेर है तो वो अलग है, मगर ये जो ह्यूमन हैबिटेशन में जो शेर है उसका अलग टेक्निक, वो अलग ही है। फिर वो उसकी समझ बेहतर हो जाती है जंगल में जो जानवर है उनसे ज्यादा। जी हाँ, उसकी रोज की लड़ाई है सर्वाइवल के लिए। ठीक है जी, फिर क्या हुआ? तो ये फिर हम लोग तो ये लेटर दे के वापस आ गए। फिर ये ऑपरेशन चलता रहा, ट्रैंक्विलाइजिंग के एफर्ट्स होते रहे और ये और 9 महीने चल गया। उस बीच में और लोग मरे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शूट ऑर्डर इश्यू करा और एनजीओज ने वो शूट ऑर्डर नागपुर में हाई कोर्ट पे लेके गया, बॉम्बे बेंच पे। और हाई कोर्ट ने, क्योंकि इन लोग झूठा एफिडेविट दिए थे कि वो मैनीटर नहीं है और ऐसे कई रीजन दिए थे। क्या कारण है कि मतलब एक कारण तो मुझे समझ में आता है, जो हम जैसे लोग भी चाहते थे कि एक जानवर है, मत मारिए, इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम तो हम ही लोगों ने क्रिएट किया इनके लिए, या जो भी, भले नवाब साहब सहमत ना हो मुझसे। लेकिन एक तो फिर आप जो कह रहे हैं कि झूठे एफिडेविट तक देना, क्या केवल यही कारण होता है कि वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग मारते? वो लोग की समझ थोड़ी कम है। वो लोग ये नहीं समझते हैं कि अगर आप एक मैनीटर को घूमने के लिए छोड़े बस्ती के बीच में, तो कितने शेर और मरेंगे जहर से, पॉइजनिंग से, इलेक्ट्रिक्यूशन से। अच्छा, क्योंकि हर शेर को लेकर यही हो रहा है कि यही होगा, इसको मारो। बिल्कुल। वो तो हम लोग हैं या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जो आइडेंटिफाई करेगा सही शेर कौन सा है। हाँ। वो हर आदमी तो आइडेंटिफाई करने वाला नहीं कर सकता है। अब आप आखिरी 5 साल का डेटा निकाल के देखिए, कितने 100 शेर इलेक्ट्रिक्यूट हुए हैं, कितने 100 शेर पॉइजन हुए हैं, और मैनीटर्स का परसेंटेज कितना है। आप आखिरी 20 साल का अगर रिकॉर्ड निकालते देखते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन से, तो 15 से 16 मैनीटर मारे गए हैं अच्छा, और उनके चक्कर में बहुत सारे और मर गए, और इलेक्ट्रिक्यूट हुए 100 में, पॉइजन हुए कई। तो अगर आप ये पेटी माइंडेडनेस से, छोटी सोच रख के अगर आप एफिडेविट झूठा फाइल करते हैं, एक मैनीटर टाइगर मैनीटर नहीं है बोल के, और वो ऑपरेशन को आप रोक देते हैं, तो आप वो पूरे एरिया की वाइल्ड लाइफ के साथ खेल रहे हैं। अच्छा, मतलब लोग तो मर ही रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो और निर्दोष जानवर हैं जो मैनीटर नहीं है, उनकी लाइफ को भी खतरा है, आप ये कह रहे हैं? ठीक है, ओके। तो ये लड़ाई कोर्ट में पहुंच गई, फिर क्या हुआ? कोर्ट उनकी बात को यकीन करा, उनका एफिडेविट, क्योंकि एफिडेविट में तो कोई झूठ बोलता नहीं है, तो कोर्ट समझा कि ये सच होगा बोलते, और वो शूटिंग के ऑर्डर को स्टे कर दी। ट्रैंक्विलाइजेशन का चलता रहा सिलसिला बगैर कोई रिजल्ट जीरो था। करोड़ों रुपए खर्च हो रहे थे, 200 आदमी रोज फील्ड पे थे, रिजल्ट जीरो था, लोग मरते रहे, ऑपरेशन चलता रहा। और 9 महीने ये सिलसिला चला। पूरा 2018 जनवरी में ये ऑपरेशन रुका, शूटिंग का रुका, सितंबर तक, अगस्त तक ये चलते रहा। फिर अवनी ने 20-24 दिन के अंदर 3 लोगों को मारा, अगस्त 2018 में। फिर सेकंड शूट ऑर्डर इशू हुआ। अच्छा, अब कोर्ट ने कहा कि भाई देख लो, रुक तो रहा नहीं। जी हाँ। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सेकंड शूट ऑर्डर इशू किया। फिर मामला हाई कोर्ट को गया। अच्छा, अब और ऊपर जा चुका था। वो भी हार नहीं मान रहे थे एनजीओ वाले और बाकी लोग।
हाँ, तो फिर हाई कोर्ट को गया। सेकेंड टाइम जब हाई कोर्ट को गया तो नागपुर का हाई कोर्ट बोला कि ये मैनीटर कंफर्म मैनीटर है और जंगल में जो सिचुएशन डेवलप होगा उस पे हाई कोर्ट का कोई कंट्रोल नहीं है। वो जो फील्ड पे जो लोग काम कर रहे हैं वो डिसीजन लेंगे। लोगों की जान भी बचाना है। ये ऑर्डर देते हुए हाई कोर्ट वो मैटर डिसमिस कर दिया। अच्छा, फिर ये लड़ाई गई सुप्रीम कोर्ट को। अच्छा, और वहां पे ये चला फिर मैटर। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हाई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का और हाई कोर्ट का ऑर्डर कंफर्म किया कि और लोग नहीं मर सकते हैं। ट्रैंक्विलाइज करना है करिए आप, मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। उसके बाद फिर हम लोगों को बुलाया गया, फिर से आ गए आप लोग, ठीक है, फिर से बुलाया गया। फिर हम लोग गए, जब तक काफी उसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। जब हम लोग सेकेंड टाइम पे एनजीओज का काफी इन्वॉल्वमेंट था, एक्टिविस्ट का इन्वॉल्वमेंट, न्यूज वाले, मीडिया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इतने विंग्स हैं वो सबके ओपिनियंस, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। एक तरफ तो मैनीटर टाइगर से डील करना है और एक तरफ इक्वली डेंजरस एनजीओ से डील करना है जो आप लोगों को मरने दे रहे हैं। आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। वहां का जो सिचुएशन है, जो टेरराइजिंग सिचुएशन, वो जो लोग काम कर रहे हैं वो समझ सकते हैं वहां फील्ड पे क्या हो रहा है। आप सिटी में बैठ के यू कैन नॉट इमेजिन वहां की लाइफ कैसी है। आप घर के बाहर नहीं निकल सकते। गया जो घर से बाहर जा रहा है वो वापस आएगा नहीं आएगा पता नहीं। कितने किलोमीटर में था उसका खौफ उस वक्त? 160 स्क्वायर किलोमीटर्स। तो हम लोग जब इन्वॉल्व हुए ये ऑपरेशन में तो मामला हाथ से निकल चुका था। इतना ड्रैग हुआ था, इतना टाइम, 3 साल आप सोचिए ह्यूमन किलिंग चलती रही। पब्लिक वॉलेटाइल हो गई थी, हम लोग को गालियां देते थे। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ हम लोग काम कर रहे थे, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, इतने साल क्यों हुए, हमारी जान की क्या वैल्यू है, हम गरीब है तो कोई हमारी आवाज सुनने वाला है क्या। वो पूरा एक वॉर लाइक सिचुएशन था जिसमें हम लोग काम करे। तो ये जो हम लोग फील्ड पे काम करे और जो भी हुआ उसके सिवाय हमारे टीम के लोग हमारे अगेंस्ट काम करे। ये ऑब्स्टिकल्स और प्रॉब्लम्स तो अलग ही थे। ठीक है, फिर हम लोग उसको ट्रैंक्विलाइज करने की ट्राई करे, स्ट्रेटेजी पूरी चेंज करे ऑपरेशन की। अच्छा, लोग गाय वालों, जो गाय चराने वाले थे उनको अकेला नहीं जाने देते थे। उनके साथ एक आदमी, शाम हुई कोई बाहर नहीं निकलना, हर गांव में सिक्योरिटी, रात में कोई घूमना नहीं बाहर। तो जितना हम लोग कर सके वो किया उसको। तो और हम लोग इन्वॉल्व होने के बाद आखिरी 45 डेज हम लोग इन्वॉल्व थे वो ऑपरेशन में। हाँ, वो मैं पूछने वाला था। ऑपरेशन था ये, उसमें हमारा रोल सिर्फ 45 डेज का। आखिरी 45 दिन थे आप वहां पर लगातार। फिर जी हाँ, हम लोग इतना उसको प्रिवेंटिव मेजर्स लिए कि एक आदमी उसके बाद नहीं मरा। ठीक है, हमारे इन्वॉल्व होने के बाद कोई उसमें तो जितनी खबर मेरे पास पहुंची थी उस वक्त ये थी कि वो रात को उसको मारा गया है। क्या हुआ था उस दिन, कैसे मिल नहीं रही थी, दिख नहीं रही थी, कोई सुराग नहीं था, हुआ क्या था, कैसे फिर पकड़ में आई? नवाब साहब कहाँ थे वो भी आप ही बता दीजिएगा, उनके पास तो उसके बाद जाऊंगा जी। 2 नवंबर का दिन था 2018 और उस दिन डैडी हमारे साथ नहीं थे। बिहार में एक स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड की मीटिंग थी जिसके लिए चीफ मिनिस्टर ने उनको बुलाया था, वो वहां पे नहीं थे। और 2 नवंबर की सुबह को उसका लोकेशन हम लोगों को मालूम हुआ, तस्वीर आई उसकी, कैमरा ट्रैप जो जंगल में लगे हुए रहते उसमें उसका मूव हो रही थी, वो कैमरा उसकी तस्वीर लिया। हाँ, वो शायद गूगल पर भी मैंने एक जगह देखी, इंटरनेट पर है। जी हाँ, कैमरा ट्रैप की तस्वीर मिली तो उसका एग्जैक्ट लोकेशन मालूम हुआ कहाँ पे। तो वो जितने वेटनरी टीम्स थे, कई डॉक्टर्स काम कर रहे थे उसमें, तो वो पूरा वो एरिया को कोऑर्डिनेट करके जो बेस्ट लोकेशंस थे वहां पे वो जगह ले लिए, झाड़ पे मचान बना के।
वो बाहर निकलेगी तो उसको ट्रैंक्विलाइज करेंगे। तो ये पूरा दिन ये काम चला और हम लोग भी वहां पे गए, वो जगह देखे जहाँ तस्वीर आई थी उसकी, और फिर हम लोग उसको ट्रैक करे वो एरिया में। और एक आध बार हमारे को उसकी साइटिंग हुई और हम पूरे डॉक्टर्स को रेडियो पे मैसेज दिए कि आप अलर्ट हो जाइए, टाइगर आपकी तरफ मूव हो रहा है। वो तो चलते रहा, उसमें कुछ रिजल्ट निकला नहीं। उसके बाद वापस जब हम लोग आए तो एक वहां बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो गई। वो एरिया जो जहाँ पे ये टाइग्रिस की फोटो आई थी, उसके बाजू एक मेन रोड थी, बोराटी टू वरुड रोड, और उस दिन जो है वो बाजार का दिन था, बाजार लगा था गांव में। अच्छा। तो कई लोग वो रोड पे जा रहे आ रहे थे, काफी ट्रैफिक थी। तो ये हमारे वेटनेरियंस जो हमारे साथ काम कर रहे थे, वो महाराज बाग जू नागपुर का, वहां से दूसरे टाइग्रिस का यूरिन लाके वो मेन रोड के ऊपर स्प्रे कर दिया पूरा। अब यूरिन का रोल जो होता है टाइगर्स के बीच में, वो बड़ा क्रूशियल रोल रहता है। उनका पूरा कम्युनिकेशन, उनकी टेरिटरी, हर चीज वो यूरिन पे मार्क होती है। तो अगर आप एक मैनीटर के एरिया में दूसरे टाइगर का यूरिन ला के स्प्रे कर दी, तो वो टाइग्रिस तो कब्ज के साथ जो थी, वो तो पूरा उसका तो प्रॉब्लम बड़ा हो गया। तो वो रोड पे घूमना शुरू करी। अच्छा। वो जो छोटा सा स्ट्रेच था 1.5 किलोमीटर का, वहां पे घूम रहे थे, रोड पे ही घूम रही थी वो दूसरा टाइगर आ गया समझी, वो उसकी टेरिटरी में। तो एकदम एग्रेसिव हो के गाड़ियों के पीछे भाग, मोटरसाइकिल्स के पीछे भाग, तो वो एकदम रेड अलर्ट के जैसा हो गया सिचुएशन। और ये जो कॉन्स्पिरेसी हुई, इसकी खबर किसी को नहीं थी। ये क्यों हुआ, पर क्यों किया? अब क्यों किए उसका हम आपको जवाब कैसा दे? अगर आप एक टाइगर का मैनीटरी के एरिया में अगर आप मेन रोड पे लाके उसका दूसरे टाइगर का यूरिन डाल के आप उसको एग्रेसिव बना दें, हाँ। और आप किसी को उसके बारे में बताएं नहीं, तो आपका इंटेंशन क्या है? अगर आपको यूरिन डालना ही था तो आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से परमिशन लेना था, पुलिस डिपार्टमेंट को बोल के आप वो रोड बंद करा देना था, ताकि कोई पब्लिक का मूवमेंट ना हो। हम लोग को जो हमारी टीम पूरी काम कर रही थी, हम लोगों को अलर्ट कर देना कि हम लोग ऐसा दूसरे टाइगर का यूरिन मैनीटर के एरिया में डाले हैं, आप लोग होशियार रहिए, टाइग्रिस एग्रेसिव हो जाएगी। ये कुछ नहीं हुआ। ये टाइग्रिस का यूरिन डाल के खामोशी से चले गए उधर से। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को उसका पता नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट को उसका पता नहीं। हम लोगों की टीम्स वहीं पे हम लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं वही ऑपरेशन में, हम लोगों को उसका इंफॉर्मेशन नहीं। ठीक है। तो आप हमारे को मरवा देना चाह रहे थे वो शेर से, या वो पब्लिक जो बेचारी एग्जीबिशन से वो बाजार से वापस आ रही थी, उनकी जान रिस्क में डाल रहे थे आप? क्योंकि ये सिचुएशन क्रिएट किया गया वहां पे, पूरा हमारा जो प्लानिंग थी वो ऑपरेशन की हद तक, जो हम लोग 45 डेज वो ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, वो पूरा खत्म हो गया, वो जीरो हो गया हमारा, पूरा खत्म हो गई प्लान हमारा। बिल्कुल। फिर ये सिचुएशन हुआ, उसको एग्रेसिव किए, हम लोगों को रेड अलर्ट हुआ वो एरिया में, और ये उसका एंड रिजल्ट ये था कि उसको मारना पड़ा। अच्छा। पूरा वो ज्यादा एग्रेसिव थी उस रात? एग्रेसिव थी, रोड पे घूम रही थी। हम लोग कई बार हम लोगों को कॉल आया कि टाइग्रिस है रोड पे, पीछे भाग रही है, एग्रेसिव है, आप आइए। आप सोचिए, इंडिया का सबसे बड़ा मैनीटर ऑपरेशन, हमारे को जो लेटर आया उसमें हमारे को बैकअप टीम, रेस्क्यू टीम हमारे साथ रहना चाहिए था। वो कहाँ गए वो सब टीम्स? तो कोई नहीं था तब? कोई नहीं थे। अच्छा। हम और हमारे साथ के जो 4 फॉरेस्ट के लोग थे, हम लोग कई लोग को एस्कॉर्ट करके निकाले, वो 1.5 किलोमीटर के पैच में से कई लोग को बाहर निकाले हम लोग सेफली। सब गरीब लोग, छोटे छोटे गांव, बड़ी खतरनाक स्थिति। हाँ जी हाँ, बाइक्स पे, मोटरसाइकिल पे, बच्चों को लेके वो रोड पे ट्रैवल कर रहे थे। वो रोड पे अवनी थी। आपको अगर उसको
अट्रैक्ट करना था या भगाना था तो कोई जंगल का लोकेशन लेना था यूरिन डालने के लिए। सड़क पर, वो भी चलती हुई। मेन रोड पे आप यूरिन स्प्रे कर दिए। इस लापरवाही की कोई सजा नहीं होती? ये लापरवाही को दबा दिया गया, ठीक है। बल्ली का बकरा हमारे को बनाया गया, हम्म। बाकी की कॉन्स्पिरेसी पूरी दबा दी गई। क्योंकि मैंने सुना उसमें ये कहा गया कि डांट का प्रयोग करने की कोशिश नहीं हुई, रात के समय किया गया जो लीगल नहीं है, और उस वक्त कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था। ऐसे 3-4 एलिगेशंस तो मुझे याद है उसी वक्त लगे। डांट भी हुआ था। उसको हमारे साथ जो हमारा आदमी था, जो ट्रेंड आदमी था ट्रैंक्विलाइजिंग में, वो आदमी साथ था। उन्होंने उसको डांट किया। अब हम ये तो नहीं बोल सकते ना, हम डेढ़ महीना उधर रह के कि अब रात का वक्त है, हम आपको नहीं करेंगे डांट, सुबह में करेंगे। जब एक मौका मिला था हमारे, ऐसा कोई होता है क्या लॉ? मुझे तो पता नहीं, रात को नहीं कर सकते क्या? ऐसा भी कुछ है क्या? वो एनटीसीए वाले बोलते हैं कि रात में अवॉइड करने के लिए डांटेंगे। जी हाँ, मगर ये सिचुएशन अलग था, ये नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस नहीं। ये पब्लिक रोड पे आप एक पब्लिक लाइफ थ्रेट में डाल दिए थे, तो वो टाइम पे तो जो भी करना था लोगों को बचाने के लिए करना ही था। तो पहले उसको जो है ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश हुई, डांट लगा, क्योंकि मैंने देखा है कि जब उसका शरीर पड़ा हुआ है तो उसमें डांट तो है। जी जी हाँ, जी हाँ। बस वो डांट करते के साथ ही हमारी गाड़ी पे चार्ज करी। अच्छा। जी हाँ। उस वक्त हम सड़क पर ही थे? जी हाँ, सड़क पे ही हुआ ये पूरा। अच्छा, जंगल में नहीं थी, सड़क पे आ गई थी। ठीक है। जी, सड़क पे थी। अच्छा। कई लोग देखे भी थे उसको उस दिन शाम में। हाँ। जो भी क्रॉस कर रहे थे वो रोड। अच्छा। कई लोग के सामने आई थी वो उस दिन। तो वो चार्ज आपकी तरफ हुआ फिर? जी हाँ। पीछे जैसा आप ये टूरिज्म के जो जिप्सीज होते हैं ना, 3 रो सीट्स के रहते, हाँ, तो पीछे की आखिरी रो से वो लाइट पड़ी थी उसके ऊपर, तो वो लाइट की तरफ दौड़ रही थी। अच्छा। एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हो गया ये सब। अरे बहुत तेज गति होती है। गाड़ी हमारी पूरी खुली थी, टॉप नहीं, पूरी ओपन हर साइड, तो वो एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में हमारे को गोली चलाना पड़ा उसके लिए। जी हाँ। तो आपने गोली फिर चलाई? जी हाँ। कितनी गोली चलानी पड़ी या कितनी गोली चलानी पड़ती है अमूमन? गोली अगर सही पड़ती है तो एक गोली बस है, काफी है। जी हाँ, जी हाँ। तो अवनी को एक गोली लगी थी? एक ही गोली लगी। तो मैं सुन रहा था नवाब साहब कह रहे थे कि आप ज्यादातर ट्रैंकुलाइज करने में यकीन रखते हैं। जी हाँ। वो उतना रिस्क लेते नहीं है। जी हाँ। ये शायद पहला वाकया था जब आपने मारा? जी हाँ। शेर को कोई क्यों मारेंगे? क्या उस रात क्या फीलिंग थी आपकी? डिसअपॉइंटमेंट था। एक ऑब्जेक्टिव था, जो एक प्लानिंग थी, वो पूरी खत्म हो गई थी। जो हमारी 45 डेज एंड नाइट 24 घंटे काम चलता था, वो पूरा एक ऑपरेशन फेलियर हो गया। और फिर मीडिया के कैमरे आपकी तरफ आए, शेरनी जैसे झपटी थी, फिर मीडिया के कैमरे झपटे, एनजीओ झपटे। जी हाँ। फिर आप जवाब देते पाए गए। जैसा हम आपको बताएं, हमारे ऑपरेशन में, हमारी टीम में हमारे खिलाफ लोग काम कर रहे थे। हम लोग क्या करें वो हमारे को मालूम, हमारा एफर्ट क्या था वो हमारा। तो नवाब साहब क्या बोले फिर? फोन करके आपने बताया होगा कि जी ऐसे से हुआ आज? हाँ, बताए तो थे। तो पहले तो शॉक के जैसा था। अवनी का रेप्यूटेशन ऐसा था कि वो किसी के हाथ को लगती नहीं थी, तो अनबिलीवेबल था वो। तो मतलब एक कामयाबी भी थी और असफलता भी हुई। हम लोगों को सबको एक डिसअपॉइंटमेंट, जो हमारा पूरा एक जो आप ऑपरेशन को जहां हम लेके जाना चाह रहे थे, वो पूरा कोलैप्स हो गया। मन ये था कि उसको पकड़ के रखे, क्योंकि मैंने सुना कि उसके बच्चे भी थे, छोटे थे। जी हाँ, छोटे नहीं थे, घोड़ों को पकड़ते थे वो। अच्छा। जब अवनी जिंदा थी तो वहां के जो ट्राइबल्स हैं वो घोड़े पालते हैं, तो ये बच्चे उनके घोड़े भी पकड़ते थे। अच्छा, उतने बड़े हो चुके थे। जी हाँ, उनको जीना आता था। तो अभी वो जिंदा हैं बच्चे? दो बच्चे थे उसको। एक को इन लोग ट्रैंक्विलाइज करके पकड़े। अच्छा, वो उस वक्त उसके साथ ही थे?
नहीं नहीं, उसके साथ नहीं थे बच्चे। अच्छा ये हुआ, ये टाइम उसके साथ नहीं थे। अच्छा 2 महीने के बाद एक फीमेल बच्चा जो था T1C2, जी। उसको पकड़े हम्म। और उसको फिर पेंच में रखे 1.5 साल, अच्छा और फिर उसको जंगल में रिलीज करे जहाँ पे और एक टाइग्रेस थी। तो दोनों की फिर फाइट हुई और ये बच्ची मर गई। अच्छा। और जो मेल कप था T1C1, हम्म। वो तो पकड़े ही नहीं गया। अच्छा 1 साल तक उसको कोशिश करते रहे और फिर छोड़ दिए। और अच्छा। वो मैनिटर बना नहीं, बना कोई नहीं। आदमी को मारा नहीं, हम्म। तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गया खुद ब खुद। अच्छा, तो इस तरह अवनी वाला चैप्टर जो है वो हुआ और आप उसमें बाई चांस फोकस में आ गए। नवाब साहब को होना चाहिए था, लेकिन आपको गोली चलानी पड़ गई उस दिन और आप थे। लेकिन बहरहाल ऑपरेशन कामयाब भी हुआ, मिली जुली भावना रही होगी मन में। मैं समझ सकता हूँ कि भाई अगर मन ये था कि पकड़ते और मारना ही पड़ गया तो ये हुआ, चलो एक खौफ तो खत्म हुआ, लेकिन ऑपरेशन वैसा नहीं हुआ जैसा मन था। लोगों का प्रॉब्लम जो था, हम्म। जो 21,000 लोग का जो प्रॉब्लम था, वो खत्म हुआ। वो खत्म हुआ। उसके बाद भी आपने कई ऑपरेशंस किए? ऑपरेशंस मारने के नहीं, हाँ ट्रेनिंग मतलब, वर्कशॉप्स, अच्छा अच्छा। कई कंडक्ट करे। वैसे नहीं, मैं वैसे पूछ रहा था कि जैसे हाथी हैं, शेर हैं, फिर आपको बुलाया गया हो, उसके बाद भी आपने किया हो, ऐसा अब तब से चल रहा है? जी हाँ, जहाँ पे भी प्रॉब्लम रहता है तो एडवाइस के लिए तो बुलाते ही हैं। बुलाते ही हैं, सही। जंगल की एक दो चीज है, एक आप नौकरी के लिए करते हैं, एक पैशन के लिए करते हैं, तो उसमें फर्क रहता है। अच्छा, नवाब साहब ने बहुत सारी बात कही और आपने सुनी भी और सुनते ही रहते होंगे। कुछ बातों में डिसएग्री करते हैं कि सारी बातों पे एग्री करते हैं? सब, हर आदमी का ओपिनियन अलग रहता है। बताइए ना मुझे फिर कुछ बातों पे जिस पे ओपिनियन अलग हो आपका। आपसे भी समझना चाहता हूँ, आप भी तो कंजर्वेशन कर रहे हैं। हमारा हमारा ओपिनियन ये है कि आज अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाना है और उसके लिए नए तरीके देखना है। वो भी कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, अलग क्या कह रहे हैं, बताइए। कई ऑप्शंस हैं। आप कई, अगर आप ओपन टू डिबेट करते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बुला के हमारे को पूछती है, तो हम लोग आपका इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट मेजरली कम कर देंगे। ये आपको खुद कम लोग मिलेंगे इंडिया में ये बात बोलने के लिए, और बंदूक से ही नहीं, अक्ल से भी करेंगे। नहीं देखिए, नवाब साहब जो है मेरे पिताजी की उम्र के हैं, आप मेरी उम्र के हैं लगभग। मेरे और मेरे पिताजी के बीच में बहुत मतलब समानता भी है विचारों में और असमानता भी है। तो मैं आपसे इसलिए भी पूछ रहा हूं कि आप यूथ हैं, क्या पता आपके पास कुछ नए आइडियाज हों, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट तो जैसा नवाब साहब ने कहा और आप खुद भी कह रहे हैं, दिन ब दिन और बढ़ने वाला है। दिन ब दिन और बढ़ेगा ही जब जानवर बढ़ेंगे, और शिकार को नवाब साहब के हिसाब से वो कर देना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ तो और गहरा जाएगा। आप बताओ मुझे कि आपके ओपिनियन में क्या है, फिर मैं नवाब साहब के पास जाऊंगा और फिर इस पॉडकास्ट का अंत करेंगे धीरे धीरे। हमारे को कई आइडियाज हैं। ठीक है। ये आपका वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट ठीक करने के लिए बहुत से हमारे शिकार के अलावा शिकार के अलावा भी कुछ हद तक आप कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, मगर इन अ लॉन्ग टर्म कई ऑप्शंस है जो अगर गवर्नमेंट खुल के सामने आती है और आप हमारे को एक चॉइस देती है, एक वो अपॉर्चुनिटी देती है, तो हम आपका इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट मेजर एक्सटेंट तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बहुत देर से नवाब साहब शांत हैं, अब उनसे पूछता हूं मैं एक बात। मैं ही पूछ रहा था, एक तो पहला सवाल यही था कि आप अपने नाम के साथ नवाब लगाते हैं, आप नवाब क्यों लगाते हैं अपने नाम के साथ? वो जरा सा परिचय रह गया मुझे लगता है, वो बता दीजिए। देखिए, मेरा नाम तो शफात अली खान है, मगर क्योंकि वो खानदान ऐसा रहा है कि मेरे नूरुल उमरा जो थे और दादा के नाम के साथ नवाब और वालिद के नाम के साथ नवाब होने से वो एक नाम लग गया, मगर मेरे पासपोर्ट पे और मेरे आधार कार्ड पे नवाब नहीं।
लोग लोग मुझे पुकार लेते हैं नवाब, क्योंकि बचपने से वो एक वो लग गया है। तो ये मेरे नाम का ये हिस्सा है। ठीक है, एक लिगेसी है आपके पास। और मैं जब असगर से बात कर रहा था, उसके पहले मैं आपसे बात कर रहा था, तब मैंने कहा था आऊंगा आपके पास ये सवाल के साथ कि क्या ये कोई आर्ट है, क्या ये कोई कला है? जैसे बहुत सारे ऐसे पेशे हैं जो अब खत्म हो गए हैं, उनको बचाए जाने की शायद वही गया। जरूरत थी, पर अब नहीं बचे वो, है ना? तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या ये कोई आर्ट है जिसको बचाए जाने की जरूरत है, और असगर उसे बचाएंगे? देखिए, मेरे साथ रहते रहते असगर वो सब चीजें सीख लिए हैं जो बहुत कम लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिले। कई ऑपरेशंस में, डेंजरस ऑपरेशंस में मेरे साथ रहे। 40 गांव के मैनीटर लेपर्ड के ऑपरेशन में, झारखंड में जो हाथी हम मारे, ये सब चीजों में। और मेरे साथ रहते हैं, हम लोग सुबह वॉक साथ करते हैं, घोड़ों पे सवारी, राइडिंग हम दोनों साथ करते हैं। तो मेरे जो चीजें हैं, जैसे हम जा रहे हैं, मुझे गंध आ जाए, कोई जानवर की बो आ जाए, तो वो मेरा बॉडी लैंग्वेज देख के वो समझ लेते हैं कि क्या है। तो साथ रहते रहते वो सब चीजें उनमें वो आ गए हैं, और वो बहुत ही ठंडे दिमाग से सोच के वो काम करते हैं सब चीज। तो मैं समझता हूँ कि आगे चल के ही विल बी अ ग्रेट एसेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और हर एक को ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में ही विल हैव अ बिगर रोल टू प्ले। मेरे से ज्यादा रहेगा उनको। अच्छा, जो आईएफएस बनते हैं लोग और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ काम करते हैं, क्या आपने ये पाया कि उनकी ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है जैसी होनी चाहिए? और उनसे बेहतर तो आप लोग कर लेते हैं, जबकि आप लोग ऑफिशियली इस काम के लिए नहीं है। ऑफिशियली तो नहीं है, आपसे मदद भली ले ली जाती हो। तो आपको ये भी लगता है कि इसकी भारी कमी है ट्रेनिंग वगैरह की? जी हाँ। देखिए, फिर बात वहीं पे शिकार पे वापस रिवॉल्व होके मैं ला लूंगा। अवनी का ऑपरेशन ले लीजिए आप। हाँ, उस पर भी थोड़ा बताइए, आप तो वहां थे। ले लीजिए, जहां मैं रात भर अवनी के पीछे घूमता था, असगर दिन भर, तो उनकी दिन की ड्यूटी होती, मेरी रात की ड्यूटी होती। अच्छा। जहां पे असगर उसको ट्रैक करते थे, वहां पे कोई वेटनरी डॉक्टर या फॉरेस्ट ऑफिसर वहां नहीं जा सकता था। जहां हम लोग जाते हैं, हमारे जो वेपन्स हैं, मैं 458 विंचेस्टर मैग्नम राइफल जो मैं इस्तेमाल करता हूँ या मैं रखता हूँ, ये ना फॉरेस्ट के पास है ना पुलिस के पास है। तो ये बंदूकें स्पेसिफिकली शिकार के लिए बनाई गई हैं। अब पुलिस के पास जो 7.62 या 9mm या 303 जो है, वो आदमी मारने की बंदूक है। 200 किलो का जानवर या 3 टन का हाथी मारने की नहीं है। वो तो 60-70 किलो के आदमी के लिए पर्याप्त है, बस उनके लिए तो बस नहीं है। बस बस बस, वो भी मारने के लिए नहीं है। उसकी गोली जो डिजाइन की जाती है, सॉलिड बुलेट, वो आर पार हो जाती है, जो आदमी को घायल करने के लिए है। कि फिर वो मॉब पे चला दिए, घायल हुआ, दवाखाना ले गए, बच गया। तो हमारे जो गोली होते हैं वो मारने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। तो क्योंकि ये इक्विपमेंट ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास है, ना पुलिस डिपार्टमेंट के पास है, ना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के पास है, तो लापरवाही है। लापरवाही नहीं, वो कल्चर ही खत्म हो गया, वो कल्चर खत्म हो गया। या फिर ऐसा कुछ है कि मैंने सुना था कि आप जंगल में जाएं और जंगल के कर्मचारियों को बंदूक नहीं दी जाती, डंडे वगैरह दिए जाते हैं, क्योंकि आमतौर पे यही कानून है कि मारना तो है। जी हाँ, वही तो है ना। तो इसमें हुआ ये है कि वो कल्चर जो खत्म हुआ शिकार का 72 के बाद से, उसमें कई अच्छी चीजें भी दफन हो गई। ट्रेडिशनल आर्ट खत्म हो गया, ट्रैकिंग के तरीके खत्म हो गए, ये सारी चीजें खत्म हो गई। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हमको एडवांटेज देती है। अब अगर आप मेरी बंदूक ले लें मेरे पास से और हमें कहें कि आप टाइगर के पीछे जाइए, मुझे मालूम है कि वो टाइगर क्या कर सकता। मैं कई बॉडीज रिकवर किया हूं अपने हाथ से, आधे खाए हुए बॉडीज, सर बॉडी से जुदा हो गया। तो ये चीजें देखने के बाद मैं तो कभी ना जाऊं जब तक मेरी हेवी राइफल, स्टॉपर राइफल
शेर अगर मेरे ऊपर कूदता भी है, एयरबोर्न है, 5 फीट पे है, तो मैं उसे रोक सकता हूँ। मेरे को गोली चलाना आता है, बंदूक मेरे हाथ में स्विंग होती है, और बंदूक पे मेरे को कॉन्फिडेंस है, और ऊपर वाले पे मेरे जो भरोसा है। तो ये जब तक इक्विपमेंट ना हो, अफ्रीका में आज भी जब ट्रैंक्यूलाइजिंग होती है तो एक प्रोफेशनल हंटर उनके साथ होता है, वेटनरी डॉक्टर। वो यहाँ पे नहीं होता है, वो कल्चर ही नहीं है बंदूक का। तो डॉक्टर गणेश कुमार जो है हमारे बिहार के, उनके दोनों हाथ शेर चाप दिया। डॉक्टर प्रशांता बोरो को जब वो ट्रैंक्यूलाइज करने गए गुवाहाटी में, तो वो पीछे से पुलिस वालों ने गोली चला दी, उनके हाथ में गोली लग गई। गुडलूर में एक मैन ईटिंग टाइगर ऑपरेशन में शेर को घेर लिए। कभी भी शेर को घेरते नहीं है, उसका एक एग्जिट का रास्ता खुला छोड़ते चाहिए। हैं। हाँ। तो वो पुलिस उसको घेरी, और वो टाइगर जैसे धाड़ा तो पुलिस वालों ने गोली चलाई, तो इधर के पुलिस वालों ने उधर के पुलिस वालों को गोली मार दी, 2 लोग घायल हो गए। तो ये चीजें प्रोफेशनल नहीं है। अब हाथी को मारते हैं कभी पुलिस जाके, तो 40-45 गोली मारते हैं। महाराष्ट्र में शायद 2015 में असगर, इफ आई एम राइट, एक टाइगर मैनीटर हो गया था, उसको 40 गोली मारे पुलिस वाले जाके, फिर भी नहीं मरा। तो ये उसको घायल करके 40 गोलियों से आप उसको जो है छन्नी करके 3 घंटे की तकलीफ से मारना हमारे क्रिटिक्स को बड़ा पसंद आता है, एनजीओस को, वो कभी आवाज नहीं करते हैं इस पे। और अगर असगर एक गोली में वो शेर को मार दे बगैर तकलीफ के, तो ये मंजूर नहीं है। तो ये अनप्रोफेशनल तरीके जो होते हैं ना, ये बिल्कुल गलत है। और इसमें ना हमारे फॉरेस्ट ऑफिसर्स को बंदूक चलानी आती है, ना वेटनरी डॉक्टर्स को बंदूक चलानी आती है। आज कोई वेटनरी कॉलेज ऐसा नहीं है जो ट्रैंक्यूलाइजिंग गन कैसे चलाना उनको सिखाए। 100 से बढ़ के वेटनरी डॉक्टर्स को मैं ट्रेन किया हूँ। ट्रैंक्यूलाइजिंग गन भी एक एयर गन के जैसी बंदूक होती है, उसको जीरो करना, उसकी टेलीस्कोप को सेट करना, वो सारी चीजें हम टेक्निकली, क्योंकि नेशनल चैंपियन में रह चुका हूँ, असगर खुद रिनाउंड शूटर है, तो हम नेशनल लेवल की शूटिंग करते हैं। तो ये जो प्रिसिशन शूटिंग है हमारी, ये हम ट्रैंक्यूलाइजिंग में इंट्रोड्यूस करे हैं। तो महाराष्ट्र में जब हमको शुरू बुलाए 2015-16 में, तो वहां के लोग कोई चीज को ट्रैंक्यूलाइज नहीं कर पाते थे। अब वो बंदर को भी ट्रैंक्यूलाइज कर रहे हैं। उनको थियोरेटिकली, प्रैक्टिकली, मैं मेरे एयर राइफल्स लेके जाके हर ट्रेनिंग वर्कशॉप में 100 लोगों को टारगेट लगा के बंदूक कैसे पकड़ना, ट्रिगर कैसे स्क्वीज करना, सांस कैसे लेना, ये सिखाया हूँ। इनफैक्ट जंगल में चलना, वहां कैसा बिहेव करना चाहिए। बिल्कुल सही। जंगल में कैसे चलते हैं, पहले आप अपनी हील रखते हैं, फिर टो रखते हैं। पत्ता भी अगर पैर के नीचे आ जाए तो आवाज नहीं करना चाहिए। तो ये सारे ट्रेडिशनल चीजें जो हम सीखे, ये हम इनकलकेट किए और सिखाए इन लोगों को। अच्छा, कोई जानवर मैन ईटर कब हो जाता है, क्यों हो जाता है? क्योंकि जितना मैं जानता हूँ, शेर का ऑब्वियस खाना इंसान तो है नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपका कहना है। देखिए, पहले जमाने में, आज से 100 साल पहले की जो किताबें हम पढ़े, जो सुने, उसमें आदमखोर वो होते थे जानवर जो बूढ़े हो जाते थे, इसके दांत निकल जाते थे, नाखून टूट जाते थे। अच्छा। कोई हड्डी टूट गई और तेड़ी जुड़ गई उसकी हाथ पैर की, जो अपना नॉर्मल शिकार नहीं कर सकता था। हिरन को, सुअर को जो दौड़ के नहीं पकड़ सकता था, वो इजी प्रे पे आके आदमियों को मारते थे। मगर आज वो कैफियत नहीं है। मैंने जितने भी मैनीटर्स को पकड़ा हूं, ट्रैक किया हूं, डिफ्यूज किया हूं, केज करे हैं, ट्रैंक्यूलाइज करे हैं, मारे हैं, ये सब हेल्थी और कम उम्र जानवर थे, बिल्कुल हेल्थी, कोई डिफॉर्मिटी नहीं थी। तो आज ये हो गया है कि जैसे अवनी की मैं आपको मिसाल देते चलूं, अवनी जंगल से निकली और वो आ गई आबादी में आ गई थी, बीच रहने लगी। आबादी में इंसानों के बीच रहते रहते गाय, बैल, बकरी खाने लगी।
और जो बकरी चराने वाले बच्चे हैं, शेपर्ड्स, इनको ये करीब से देखने लगी। तो जो नेचुरल एक खौफ का बैरियर होता है, मैं ये समझता हूं कि शेर की माँ टाइगर्स अपने बच्चों को सिखाती है कि बेटा तुम किसी को भी मारो मगर ये आदमी के करीब मत जाओ, क्योंकि आदमी का दिमाग एक बहुत बड़ा वेपन है। तो आदमी उसका नेचुरल प्रे नहीं है, आपका कहना बिल्कुल सही है। मगर ये करीब आने के बाद जब ये गाय बैल बकरी मारते मारते जब धनगरों को और शेपर्ड्स को करीब से देखते देखते उसका जो एक नेचुरल खौफ का इंसान के लिए बैरियर होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और फिर वो उस आदमी को एक बड़े बंदर की तरह या अपने शिकार की तरह देखने शुरू करती है। अच्छा। एक वक्त मार देने के बाद उसको रियलाइज होता है कि मम्मी ने तो गलत सिखाया था, ये तो बड़ा आसानी से मर गया। खाना भी आसान है क्योंकि मोटा चमड़ा जो जानवर का हिरन होता है। में हाँ। और सांबर में नहीं, वो नहीं है, डायरेक्ट वो गोश्त खाना शुरू कर देते हैं। और इंसान की गर्दन ऐसी होती है, नेक, जो डायरेक्ट शेर के या लेपर्ड के मुंह में आ जाती है। तो उसने गर्दन को दबा दिया और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को फोड़ दिया 4-5 जगह से, आदमी वहीं मर गया। और आदमी ना वो सूंघता है शेर की जैसे कि हिरन सूंघता हो, ना नजर उसकी वैसी है। इंसान सिर्फ अकल से इंसान है, बाकी कोई उसमें ताकत ऐसी नहीं है जो जंगली जानवरों में। हाँ, उससे तो लड़ ये सब चीजों से एक वक्त वो मैनिटर मार देने के बाद वो रेगुलरली मारते चले जाते हैं जब मौका मिले। नॉर्मल जानवरों को भी मारते हैं मगर जब मौका मिला आदमी को भी मार देते हैं। मैंने देखा है टाइगर को एक औरत के पैरों के निशान के ऊपर चलते हुए, टाइगर पीछे पीछे जाता है 1-1.5-2 किलोमीटर, जहां मौका मिला वहां पीछे से छुप के हमला करता है। तो एक बूढ़ी महिला सिर पे लकड़ियों का कट्टा लेके चल रही थी और एक मैनिटर उसके पीछे चल रहा था। तो मैं उस औरत के पैर के निशान के ऊपर उस टाइगर के पग मार्क्स सुपर इम्पोज देखा हूं 1 किलोमीटर तक। और फिर जब मैं वो औरत से दूसरे दिन मिल के पूछा तो उसने कही कि सर वो एक आगे चौरस्ता मिला, वहां 3-4 सहेलियां मेरे मिल गए, हम लोग सब मिलके घर को आ गए। तो जब वहां वो 1 से 3-4 का ग्रुप मिला तो वो टाइगर उसको अवॉइड कर दिया मारना। तो ये अपॉर्चुनिस्ट किलर्स बन जाते हैं। ये साइकी में चेंज है। बहुत बिल्कुल सही। मेरा ख्याल ये है कि मैनीटर नॉर्मल जानवर नहीं होता है। अवनी भी जब शुरू करी तो उसने 4 गायों को मार दी। टाइगर 4 गाय नहीं मारता है, वो वांटन किलर नहीं होता है। वो हफ्ते में 1 बार किल करता है, साल में 50 से 52 किल करता है टाइगर। और पेट भरा हुआ रहने के बाद वो शिकार नहीं करता, कोई जानवर को नहीं मारता है। ये जितने भी ब्रह्मपुरी की C1 थी और ये T1 अवनी थी, ये 2-2 बकरियों को, 4-4 बकरियों को एक-एक वक्त मार देते थे और खाते नहीं थे। खा नहीं रहे थे, मार रहे थे, बस मार रहे थे। तो ये नॉर्मल टाइगर का बिहेवियर नहीं है। हाथियों का भी ऐसे हो जाता है क्या? हाथी एक अलग चीज है। जनरली जो हाथी का प्रॉब्लम होता है वो मस्त में आ जाते हैं। वो अच्छा। उसका एक साल में 1 मर्तबा हाथी जो है उसके रिप्रोडक्शन हार्मोन्स बढ़ने की वजह से, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से वो मस्त में आ जाता है। 30 से 35 दिन तक वो मस्त की हालत में रहता है और उस वक्त वो आदमियों को मारता है। मगर अब आजकल वो भी उससे बढ़ के भी ये हो गया है कि हाथी खेतों में आ रहे हैं, लोग उनको पत्थर मारते हैं, बंदूक मारते हैं, लकड़ी से मारते हैं। अभी अभी हाल में एक हाथी के ऊपर लोगों ने एसिड फेंक दिए झाड़ पे चढ़ के। तो अब ये जानवर जो है वो गुस्से में आके पैरानॉइड होके आदमियों पे हमला करते हैं। तो वाकई मुश्किल तो है ही। अच्छा, पॉडकास्ट का अंत है और मुझे एक सवाल आपसे पूछना था जो मुझे शुरू में शायद पूछना चाहिए था, लेकिन अब पूछ लेता हूँ। बहुत सारे ऑपरेशंस आपने किए, कई जानवर सुरक्षित पकड़े, कई को मारना पड़ा। सबसे मुश्किल क्या था, कब था, कौन सा वाकया था, वो मैं सुनना चाहता हूँ आपसे। देखिए, हर ऑपरेशन एक जिंदगी और मौत का खेल है हमारे लिए। मैं शराब नहीं पीता हूँ मगर
अल्टीमेट रिस्क जब मैं एक आदमखोर के पीछे पैदल जाता हूँ, वो मुझे नशा देता है। तो ये हर ऑपरेशन हमारा ऐसा होता है कि जो हम मुट्ठी में अपनी जान लेके जाते हैं। जी। तो अवनी का भी बड़ा मुश्किल का ऑपरेशन था। फैजाबाद में जो टाइगर्स में मारा 2009 में, वो भी बड़ी होशियार टाइगर्स थी। और असगर जब मेरे साथ नहीं थे, शायद वो लंदन में अपना एजुकेशन के लिए वो वहां पे थे, यूके में, तो मैं अकेला था उस ऑपरेशन में। और बहुत रिस्की ऑपरेशन था। और देखिए, जब टाइगर चार्ज करता है गुस्से में, पैदल हम जाते हैं, तो उस वक्त मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ वो जो सिचुएशन उस वक्त होता है, जब गुस्से में जब शेर "औफ" करके पुकारता है, तो उसके वाइब्रेशंस आपकी बॉडी फील करती है, कान नहीं। और मजबूत से मजबूत आदमी भी उस वक्त हिल जाता है। हाथी के भी ऑपरेशंस में वही होता है। जो हम भागलपुर में, जो हम झारखंड में हाथी मारे, वो हाथी जिस तरीके से चार्ज किया हमारे पे, 8 मीटर 7 मीटर की दूरी पे वो हाथी आ गया था, जिस वक्त मेरे उसको शूट करना पड़ा मेरे। तो देखिए, ये आप जू के अंदर देखें या एक गाड़ी की सेफ्टी में से जानवर को देखें, तो वो एक अलग कैफियत है। जब हम पैदल सामने चले जाते हैं, एक ऐसा जानवर जिससे पूरा डिस्ट्रिक्ट परेशान है। कलेक्टर आपके पास आके, फैजाबाद की मेरे टाइगर के ऑपरेशन में कलेक्टर आके मेरी झोपड़ी में मैं रहता था, मेरे साथ बैठता था कि नवाब साहब कुछ करिए, डेस्परेट सिचुएशन है हमारे लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन घुटनों पे आ जाता है उस वक्त। और जब शिकारी क्या है, एक प्रोफेशनल क्या है, उसकी कदर, उसकी अहमियत, उसकी इज्जत उस वक्त मालूम होती है। फिर ऑपरेशन होने के बाद दुनिया बहुत जल्दी भूल जाती है, मगर हम उसके लिए काम नहीं करते। तो ये सारे चीजें, हर ऑपरेशन बहुत ही रिस्की होता है और जान मुट्ठी में लेके जाते हैं। और जब हो जाता है और किसी उसके भाई, बेटे, माँ बाप के आंखों में खुशी के आंसू देखते हैं, तो वो इतना इंस्पिरेशन हमको मिलता है कि फिर हम दूसरे ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। जी, ठीक है नवाब साहब। असगर भाई, अब ये जैसा बता रहे थे नवाब साहब कि भाई ट्रेनिंग की कमी है, सब कुछ है, और हम लोग जिस तरह का तजुर्बा लेकर चल रहे हैं, उन्होंने तो अब किताब भी लिखी, आपको बेहतर सिखाया होगा। तो बस मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि किसी जानवर को आपको कभी मारना ना पड़े, आप बचा सकें। उन्होंने कहा भी है कि वो रिस्क कम लेते हैं, आप थोड़ा फिर भी लेने की कोशिश करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप रिस्क लें लेकिन सुरक्षित रहें और जानवरों को भी बचा पाएं। और आजकल तो सब यही चाहते हैं, और नए आइडियाज हैं आपके पास। तो ये तो हम सबको मालूम है सरकार कैसे काम करती है हमारी। कोई भी नया आइडिया जो है बहुत उसका वेलकम नहीं होता शुरू में, बहुत धीरे धीरे प्रोसेस में चीजें आती हैं। लेकिन आप यंग हैं, पढ़े लिखे हैं, और आपके पास ट्रेडिशनल नॉलेज है नवाब साहब की दी हुई। तो बस यही उम्मीद है कि इसका इस्तेमाल हो सके वाकई, और आप जो कोशिशें कर रहे हैं वो रंग लाएं। तो मेरी तरफ से तो शुभकामनाएं ही हैं। अंत में आप कुछ जोड़ना चाहते हो तो प्लीज जोड़िए। ये पूरे काम का और किताब लिखने का हमारा मकसद ये रहा कि अगर इंडिया का वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाए, शेर को शेर के जैसा अगर आप जीने दें, तो ये हमारी किताब सक्सेसफुल हो गई। हम नहीं चाह रहे कि गांव वाले शेर के पीछे लकड़ी लेके भाग रहे हैं, शेर को खाने के लिए कुछ नहीं है, वो गांवों के अतराफ घूम रहा है। ये सब चीज खत्म होके वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट इम्प्रूव हो जाए, जानवरों को सुरक्षित रखिए, उनको खाने के लिए जंगल, पानी, जो बेसिक चीज है जो कई जगह पे नहीं है आज, उनकी सेफ्टी, वो आप इतने इतने गवर्नमेंट के विंग्स हैं, हमारे से बात करिए, हम लोगों से डिस्कस करिए, हमारा एक्सपीरियंस शेयर करिए। हम आपको जैसा पहले बताए, हम लोग इसमें काम करेंगे और आपका वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का टू अ मेजर एक्सटेंट रिड्यूस कर देंगे। ये हमारा मकसद है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, और कम ही बार जो है हम बात कर पाते हैं आप जैसे लोगों से, क्योंकि पर्यावरण को लेकर जो सजग हैं, सतर्क लोग हैं, उनसे अक्सर बात होती भी रहती है। लेकिन आप लोग जंगलों में जाते हैं, रहते हैं, और वो काम करते हैं एक्चुअली जिससे बहुत लोग सहमत नहीं हैं, जिस पर बहुत लोग हमेशा आपत्ति करते हैं। मेरा कोई इसमें मत नहीं है कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा है। आप जो कह रहे हैं वो उसको जगह मिले, लोग उस तक भी पहुंचे, वो भी समझ में आए। मेरा बस यही इंटरेस्ट था इस पॉडकास्ट को करने का कि जो आप कहना चाहते हैं वो जरूर कहें। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवाब साहब आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।